हाय ऑल, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, सत श्री अकाल। केवी कंकड़बाग पटना एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी का इस वेबकास्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सभी एलुमनाई फ्रेंड्स और व्यूअर्स जो आज इस सेशन से जुड़ रहे हैं, आप सबको आगे बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। मेरा नाम दानिश है। मैं 1992 टेंथ पास आउट। मैं आज इस सेशन को आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और ये सेशन काफी मीनिंगफुल इंटरेक्शन के लिए एक साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आज का जो सेशन है उसकी स्पीकर का इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। उसका उनका नाम है मिस स्वप्निल रॉय। स्वप्निल 1996 बैच की क्लास 10th पास आउट है और अपने स्कूल डेज से ही एक ट्रू ऑलराउंडर रही है। वो एक टैलेंटेड राइटर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में काफी उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है और वो एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट के साथ साथ वो अलुमनाई एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं फ्रॉम बिगिनिंग। उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है मिस्टर सुमेन रॉय, जो उनके ही बैचमेट हैं। एक साथ मिलकर वो अलुमनाई कम्युनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए रखे हैं, इंक्लूडिंग देयर किड्स। काफी एक्टिविटी और एनर्जेटिक है और अपने बैच और स्कूल सर्किल में ये दोनों एक वेरी पॉपुलर कनेक्टेड कपल के रूप में जाने जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लिविंग, मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। बहुत रिलेवेंट और थॉटफुल टॉपिक स्वप्निल ने आज सिलेक्ट किया है। ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ में कभी रुक रुक कर सोचना जरूरी होता है और ऑटो पायलट पर चलने के बजाय अपने चॉइस, अपने सिलेक्शन को काफी महत्व देना चाहिए। सो आई नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम and I would like to pass on the pod to Swapnil. Swapnil, please. Hello, everyone, and a very warm welcome to this webinar. I'm so happy and so thankful to all of you to give me this opportunity to speak before you. And दानिश भैया को स्पेशल थैंक्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और मुझे सही में मौका दिया सबको म्यूट करके कि मैं बोल पाऊँ. So today's topic that we have selected is intentional living. Okay, and uh, this is a topic which is close to my heart because आजकल जिससे भी मिलो they are all rushing in their lives. सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा सब लोग बिजी हैं. किसी के पास किसी भी चीज के लिए अलग से पूछो तो आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेट्स सी कब मिल पाते हैं. इस तरह की चीजें जो है ना बहुत यूजुअल, बहुत नॉर्मल है सबसे सुनने के लिए. सो आई जस्ट थॉट दैट यहाँ पे एक पॉज लेकर और जब सेशन हो रहा है तो इस पॉज में इसी बारे में चर्चा की जाए कि बिजी तो सब हैं, देन कैसे हम लोग अपने लिए जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए टाइम निकाल पाए. सो हियर कम्स इंटेंशनल लिविंग इन पिक्चर, जिसको हम लोग कॉन्शियस लिविंग भी कह सकते हैं. कि इस बिजी लाइफ में भी अपनी सारी चीजों को करते हुए भी, सारी बिजनेस के साथ भी, सारी जरूरी चीजों को केटर करते हुए भी, हाउ वी फाइंड टाइम फॉर अवर सेल्स एंड हाउ वी इंजॉय द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, हाउ वी डोंट मिस आउट ऑन देम. अच्छा, ये बताइए, आज सुबह से अभी ऑलमोस्ट शाम के 4 बज रहे हैं. कैसा आप लोगों को लग रहा है? सुबह से आपने क्या क्या किया है? जस्ट मेंटली गो थ्रू दैट थिंग कि क्या क्या आप लोगों ने सुबह से किया है और कौन सी चीजें ऐसी थी जो बस होती चली गई और अचानक आके यार 4 बजे ऐसा लग रहा है यार पूरा दिन बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला आज हमने किया क्या है, भागते दौड़ते पूरा दिन ही खत्म हो गया. ऐसा लग रहा है? 1 मिनट सोच कर देखिए कि आज सुबह से उठने के बाद से आपने क्या किया. शायद अलार्म बजा, हम उठे, हमने अलार्म बंद किया और शायद फोन पे अलार्म था, फोन पे एक दो नोटिफिकेशंस दिखे, हमने फोन ऑन कर लिया एंड वी स्टार्टेड स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग, किसी का मैसेज, कुछ रील्स देख लिया. 15-20 मिनट वैसे ही शायद चले गए. ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? हाथ उठा सकते हैं. मेरे साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ होता है. उसके बाद अचानक से वी स्नैप, ओ बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे ऑफिस जाना है, तैयार होना है, घर के काम करने हैं. इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं. देन अगेन वी रश, गए, हमने जल्दी से वार्डरोब खोला,
अपने कपड़े देखे, कुछ भी जो सामने है वो पकड़ा है वो निकाला और पहन लिया शायद। बहुत कम लोग होते हैं जो वहां ये सोचेंगे कि 1 मिनट सोचते हैं आज पूरे दिन हमें क्या करना है, किन लोगों से मिलना है, कहाँ जाना है, अगर ऑफिस जाना है मे बी वहां कोई मीटिंग है क्या, वहां पे कौन से लोग आएंगे, सो हाउ शुड आई लुक देयर, क्या पहनना चाहिए, आज कौन सा कलर पहनना चाहिए। ठीक है। कितने बजे पहुंच जाएंगे तो रश नहीं रहेगा, थोड़ा पहले वहां पहुंच जाएंगे तो शायद हम हमें अपने लिए समय मिलेगा कि हम कुछ कर पाए, पहले से 2 मिनट प्रिपेयर कर ले। ये मौका मिलना आजकल मुश्किल हो गया है, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द सोल रीजन दैट इंटेंशनल लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको याद दिलाने के लिए, पता सबको है, पर याद दिलाने के लिए टुडे इज दिस सेशन। ओके। सो मैं दानिश भैया, आई विल रिक्वेस्ट टू शेयर द स्क्रीन, मैं स्क्रीन यस यस। शेयर करती हूँ। ओके। Yes, I have given you permission. Please go ahead. या। ओके। सो this is intentional living, and we will be talking about making conscious choices in a noisy world. ओके। कॉन्शियस चॉइसेस, इंटेंशन, कॉन्शियसनेस, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर से वर्ड्स हैं, किसी ना किसी वर्ड से हम सभी लोग फेमिलियर हैं, लाइक हाउ वी डिसाइड ऑन व्हाट टू डू फॉर आवर सेल्स। सो वी विल स्टार्ट विथ थिंकिंग, जैसे अभी आपने सोचा कि आज सुबह से आपने क्या क्या किया है, कौन कौन से डिसीजंस थे जो आपने कॉन्शियसली लिए हैं, और कौन सी चीजें थी जो आप ऑटो पायलट मोड में बस करते चले गए। कोई आ गया, किसी ने घंटी बजाई, आपने दरवाजा खोला, आपने 5 मिनट बात कर ली, आप ऑफिस पहुंचे, रास्ते में किसी से कुछ बात करते चले गए, वहां गए, कोई स्ट्रक्चर ऐसा सच नहीं है, आपने ईमेल्स खोली, ईमेल्स चेक किया, जो आया उसका रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द डे आप काफी ड्रेन्ड होते हो, हम भी होते हैं, सभी होते हैं, कि आज का पूरा दिन निकल गया, एंड व्हाट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट दैट आई डिड, जो मुझे कल याद रहे कि हाँ इस डेट को मैंने ये किया था, इस दिन हमने ये किया था। ऐसा कुछ जनरली पूरे दिन के बाद मिलता नहीं है। सो आज हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे। काफी सारा एक्सपेक्टेशंस रहता है, काफी सारी नॉइज रहती है आज की मॉडर्न लाइफ में, इस भागदौड़ में। सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काफी कुछ ये हमारे दिमाग में फीड करते रहते हैं, जिन जो चीजें हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है हम उन बारे में ज्यादा सोचते हैं, और एवरीडे लाइफ में जो चीजें जरूरी है उसके बारे में कम सोच पाते हैं। डिसाइड करके और कोई काम करने में जो आपको परफेक्शन मिलेगा, या जिस तरह से आप उसको प्रॉपरली कर पाएंगे, और कोई चीज जस्ट ऑटो पायलट मोड में जाते जाते कोई काम कर दिया, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो मॉडर्न लाइफ इज लाउड, लाइक आई सेड, बहुत सारी नॉइजेज हैं। इंटेंशनल लिविंग रिस्टोर्स क्लैरिटी, ये हमारी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी लाती है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेंगे कि हमारी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें पता है, बचपन से हमने सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बट हाउ मेनी ऑफ यू और हाउ मेनी ऑफ अस फॉलो दैट, वी डोंट फॉलो दैट, राइट। सो हम लोग कुछ चीजें बस याद दिलाएंगे कि ये भी है, ये भी याद रखना है, एंड ये जरूरी है। रूटीन्स, कि हमने अपनी रूटीन्स तो बनाई और पूरे दिन हम बोलते हैं भाई हम बहुत थक गए, हमने ये किया, हमने वो किया, टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए। तो वो टाइम हमें अपने लिए निकालना है, क्योंकि वो जरूरी है। और ये रुक कर हमें आज ये अपने लिए तय करना है कि जब तक हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे और इसको जरूरी नहीं बनाएंगे, किसी दिन अचानक तबीयत खराब हो गई और हम काम करने के लायक उस तरह के नहीं रहे, तो जिन लोगों के लिए अभी हम लगे हुए हैं उनको ही परेशानी होगी। तो वाई नॉट थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम अपना भी ख्याल रखें, सो दैट आगे भी हम आराम से और खुशी से काम करते रहें। कुछ डिसिप्लिन की बातें और कुछ कॉन्शियस चॉइसेस की बातें करेंगे हम। सबसे पहले विल कम ऑन द टॉपिक इंटेंशनल लिविंग, व्हाट इट इज। Intentional living is simply choosing how we live instead of
रिएक्टिंग टू लाइफ। जैसे कि मैंने अभी बोला, रिएक्शंस वो होती हैं, फोन खोला, उसमें जितनी नोटिफिकेशंस है चेक करना शुरू किया, एक रील देखी, स्क्रॉल करते चले गए, बहुत सारी रील्स देखते चले गए, टाइम का पता नहीं चला। दिस इज समथिंग लाइक ऑटो पायलट, बस सामने आता जा रहा है, हम रिएक्ट करते जा रहे हैं। ऑफिस गए, किसी ने सामने लाके जो फाइल दी वो फाइल कर ली, लेकिन एग्जैक्टली exactly मुझे क्या क्या करना है कि ओवर अ वीक या ओवर अ मंथ मेरा कोई एक मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, उस पर ध्यान नहीं दिया। डेली की चीजें की, क्लोज किया, और हमें लगा कि आज का दिन खत्म हो गया, पर उस दिन का कुछ सब्सटैंशियल चीज आपने निकाली नहीं कि आज मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, इस प्रोजेक्ट में हम इतना आगे बढ़ गए कि दिस इज एन अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। इवन घर की चीजों में यही होता है। तो इंटेंशनल लिविंग में सबसे पहले हमें अवेयर होने की जरूरत है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में हमें चाहिए क्या, व्हाट इज अवर पर्पस ऑफ दिस डे। लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे कि करियर है, शादी है, ब्याह है, हेल्थ है, वो सब नहीं सोच रहे हैं हम लोग। बस छोटी छोटी चीजें कि आज मुझे दिन में क्या अच्छा, मतलब क्या जरूरी करना है। मे बी बच्चों के साथ आज टाइम बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मे बी उसका कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है जहां आपको जाना है। ऑफिस में कोई एक मेजर प्रोजेक्ट है, या कोई नई ज्वाइनिंग है, या किसी को आपको असिस्ट इस तरह से करना है कि उसके लिए लाइफ में कुछ जरूरी है, तो वो आपके लिए एक मेजर चंक हो सकता है। घर के काम में कुछ ऐसा आपने ऑर्गेनाइज करने का सोचा कि ये तो यार बहुत दिन से सोच रहे थे करना है, पर आज ये करके रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें हम दिमाग में बिठाते हैं कि बस ये चीजें जो है मुझे करनी है, और आज बाकी चीजों के बीच में ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। मे बी बहुत से लोग थिंग्स टू डू लिखते हैं, और वो बहुत अच्छी आदत है। जर्नलिंग या लिख कर करना इज लाइक अ वेरी गुड हैबिट। 2 मिनट की आप प्लानिंग अगर कर लेते हैं तो आपके 2 घंटे बच सकते हैं। रीजन यही है कि आपको पता होता है, मेंटल फ्रेमवर्क आपका ऐसा होता है कि ये चीजें तो मुझे फिनिश करनी है, तो आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। यू डोंट स्पेंड योर टाइम, और यू वी शुड से दैट पास योर टाइम डूइंग अननेसेसरी थिंग्स। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और उसके लिए छोटी छोटी वो कौन सी चीजें हैं जो हम लोग रोज करेंगे, देन वी कैन अचीव इट। एक क्लैरिटी भी होनी चाहिए इसी चीज की कि मेरे लिए जरूरी क्या है और क्या जरूरी नहीं है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो काम तो रोज आते रहते हैं छोटे बड़े, आप करते भी रहोगे, आप बिजी भी रहोगे, पर बिजी रहना इंटेंशनल लिविंग नहीं है। कि मैं बहुत बिजी हूं तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, ये भी नहीं है। आप सक्सेसफुल तब हैं जब आप वो कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और उस चीज को करके आप सेटिस्फाइड हैं, तब आप सक्सेसफुल हैं। ऐसे नहीं कि हम तो पूरे दिन बिजी रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो और चॉइसेस करना, तो अवेयरनेस है अगर कि आप क्या करना चाहते हैं, क्लैरिटी है कि मुझे आज क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप की चॉइस है अगर आपके पास कि ये 2-3 चीजें हैं, कोई जरूरी है, कोई कम जरूरी है, कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस मेरा मन है करने का। कुछ अर्जेंट है जो आज ही कर सकते हैं, जैसे सपोज कोई फंक्शन अटेंड करना है, आज ही है, अगर आपको करना है तो आज करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो इस तरह से चॉइसेस जो है वो भी हम अपनी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। हर चीज करने से अच्छा है कि कुछ चीजों को पर्टिकुलरली उठाकर और वो फिनिश करें। बाकी चीजों को अगले दिन के लिए अगर रखा जा सकता है, आगे के लिए रखा जा सकता है, तो उसको प्रायोरिटाइज करके और आगे के लिए छोड़ दें। ऐसी छोटी छोटी चेंजेस करने से आपको ग्रोथ दिखेगी, पर मे बी वो 1 सप्ताह, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद दिखेगी। धीरे धीरे जब आप रिकलेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा यार, किया तो कुछ नहीं था, छोटा सा चेंज लाइफ में किया, बट 10 10 दिन करते करते उसमें कुछ मेजर दिखने लगा, 20 दिन करने के बाद उसमें कुछ अचीवमेंट दिखने लगी, 30 डेज करने के बाद आसपास के लोग आपसे बोलने लगे, अरे आपने ये किया है क्या। सपोज हेल्थ वाइज कोई वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है, पहले दिन उसने एक्सरसाइज की, दूसरे दिन की, शायद कुछ नहीं दिख रहा है, 1 वीक बाद उसको थोड़ा सा अपने लिए लगेगा कि शायद मुझे आज मैं थोड़ा सा बेटर दिख रही हूँ, थोड़ा सा दुबली दिख रही हूँ, या शायद 1 आध केजी कम दिख रहा है वेट मशीन पे। 2 वीक बाद आपको लगेगा कम से कम मैं कंसिस्टेंट हूँ, कर तो रही हूँ। थोड़ा सा और कम दिखा, आपको खुशी होगी, मे बी ½ किलो 1 किलो ही कम दिखा। लेकिन 15-20 दिन होने के बाद अगर कोई सामने वाला आपको टोक दे कि यार बड़ी दुबली दिख रही हो आज, या आज तुम बहुत फिट दिख रहे हो, तो जो खुशी होती है वो हम सब जानते हैं इस तरह की चीजों में। या ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम हम एवरीडे कर रहे हैं ऑफिस में, रोज एक स्लाइड बना रहे हैं, एक एक्सेल फाइल बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं,
लेकिन जिस दिन कोई प्रेजेंटेशन है, जिस दिन कोई मीटिंग है, उस दिन जब अपने डेटा को आप प्रेजेंट करते हैं और वहां अगर आपको एप्रिसिएशन मिलती है, यू फील गुड। तो ये एक दिन का काम नहीं था। आपने पूरे साल या पूरे महीने जो चीज प्रिपेयर किया, जो काम किया, उस काम को आपने बस वहां पे प्रेजेंट किया है, जिसके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं। लोग ये नहीं जानते हैं कि उस काम के लिए आपने बैकग्राउंड में कितनी प्रिपरेशन की, कितनी मेहनत की, कौन कौन सी चीजें मिस की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे या डेडलाइंस थे जिसमें आपने अपना थोड़ा सा टाइम कर्टेल किया। ये कोई नहीं जानता है। दे आर जस्ट सीइंग यू एज अ सेलिब्रिटी कि आप ये काम कर रहे हो और कितना अच्छा कर रहे हो, सच एन अचीवर यू आर। तो इंटेंशनल लिविंग से ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग पा सकते हैं अपने लाइफ में, और लाइफ का पर्पस धीरे धीरे समझ में आने लगता है। इट इज अबाउट चूजिंग हाउ टू एक्सपीरियंस लाइफ, नॉट जस्ट लेटिंग लाइफ हैपन। जिंदगी को बस बीतने नहीं देना है, टाइम को पास नहीं करना है, टाइम को स्पेंड करना है, जिंदगी को जीना है। जैसे हम लोगों मुझे ये लाइन पर्सनली बहुत पसंद है कि सिर्फ सांस लेने को जीना नहीं कहते हैं। सांस तो सभी लेते हैं, चाहो नहीं चाहो, आपकी तबीयत अच्छी हो खराब हो, आप कम उम्र के हो ज्यादा उम्र के हो, आप प्रोफेशनल हो या आप घर के हो, आप सभी जी रहे हो अपनी अपनी लाइफ। लेकिन सिर्फ सांस लेने को अगर जीना कहते तो ऐसे सेशंस की जरूरत नहीं होती। जीने का मतलब ही है कि आप उसमें कोई पर्पस ढूंढो, कुछ ऐसा करो कि आपको भी अच्छा लगे, और उस मोमेंट को आप हमेशा याद रखो। तो ऐसी चीजें, ऐसी लाइफ में इवेंट्स क्रिएट करने के लिए वी हैव टू गेट इंटेंशनल। मुझे लाइफ में ये चाहिए और ये करने के लिए दीज आर द स्टेप्स आई एम गोइंग टू टेक एवरी डे। छोटी छोटी चीजें, उसी बिजी टाइम टेबल में से कुछ छोटी चीजों पे फोकस करना है, पॉज लेना है, एंड वी गेट टू द नेक्स्ट लेवल। So we will move on to the next slide, which is about understanding external noise. नॉइज हमारे लाइफ में दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। बहुत सिंपल वे में मैंने इसको रखा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक एक्सटर्नल नॉइज वो जो बाहर से आती है, हमारे रिलेटिव से, हमारे सोशल सर्कल से, हमारे फ्रेंड सर्कल से, हमारे कलीग से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, लोगों से, या उनके क्रिएट किए गए प्रेशर से जिसमें हम खुद आ जाते हैं। ये सारी चीजें एक्सटर्नल नॉइज में आती हैं। जैसे कि सोशल मीडिया ओवरलोड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, करियर एंड सोसाइटल प्रेशर, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि घर में लोग ऐसा चाहते हैं कि बच्चों के बारे में कि तुम ये बनना, मैं डॉक्टर हूं तो तुम भी डॉक्टर बनना, मैं इंजीनियर हूं तुम भी बनना, या मैं ये हूं तो तुम ये तो मत ही बनना। ये सब कुछ प्रेशर है और ये हम सुनते हैं, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम भी अपने बच्चों को ऐसा कह रहे हैं कि तुमको ये बनना वो बनना, हम अपना शौक बता रहे हैं, वो गलत नहीं है। पर अगर उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो शायद ये हमें नहीं करना चाहिए। और बच्चे भी जब इस लेवल तक बड़े हो जाते हैं तो मोस्टली उनको ये समझ में आने लगता है कि पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या हमसे बड़े हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही हो। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो सकता है, उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, किसी खास चीजों में वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ उम्र के फैक्टर को या एज को के फैक्टर को कंसिडर करके हम ये सोचें कि बच्चे को या किसी और को इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं इसलिए उनकी बात जो है वो बिल्कुल सही होगी, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप मुंह पे ये बात बोले कि भाई आपकी बात सही नहीं है, गलत है। जरूरी नहीं है कि आप बहस करें, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, आपको चूज करना है कि जो बहुत सारी नॉइज आपके पास आ रही है पूरी दुनिया से, तरह तरह की जो बातें आ रही हैं, उसमें से आपके लिए क्या जरूरी है, आपको उसमें से लेना क्या है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत से हैं पर आपको एब्जॉर्ब क्या करना है। सो करियर और सोसाइटल प्रेशर में जनरली ये होता है कि आपको क्या बनना है, आपके इंटरेस्ट क्या है, उसको आप ढूंढो, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के लिए तो आजकल कोई कमी ही नहीं है, इंटरनेट के कारण इतना ज्यादा बूम है कि यू जस्ट गेट ऑल द ऑप्शंस। कहाँ जाना है, कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, क्या करिकुलम है, सब कुछ आप जान सकते हो। तो खुद एक्सप्लोर करो, खुद अपना रास्ता बनाओ, ताकि जो आपको समझा रहा है आप उसको ऑप्शन दे सको कि ये नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ और ये मेरा करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा। कांस्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लो, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल चीजों से हम भाग नहीं सकते हैं, पर हम अपने लिए एक टाइम सेट कर सकते हैं।
एक टाइम जोन बना सकते हैं या कुछ एरियाज बना सकते हैं कि इस एरिया में भाई हम इतनी देर जब भी इस रूम में रहेंगे हम फोन नहीं छुएंगे। कोई टाइम क्रिएट कर सकते हैं, उठने के बाद में भी हम जब तक रेडी ना हो जाए हम फोन नहीं छुएंगे। सोने से पहले हम लोग कर सकते हैं कि मे बी सोने के 1 घंटे पहले मैं फोन ऑफ करके रखती हूँ या म्यूट करके रखती हूँ या किनारे किसी और रूम में रख देती हूँ, तो उस 1 घंटे में मैं फोन नहीं छूंगी। इस तरह का अगर हम अपने लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिएट करें तो पूरी फैमिली के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। उसी 24 घंटे में जो लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, फर्क दो ही चीजों का होता है। चीजें या तो ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है, और या तो फिर प्रायोरिटी में कमी है। आप सब कुछ करना चाह रहे हो, वो नहीं होता है, आपको चुनना तो पड़ेगा ही। और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, ये भी एक तरह की नॉइज है। हमने अपने मन में सोच लिया कि ये ऐसा करेगा, उसने नहीं किया, बस हम आ गए टेंशन में। एक्सटर्नल नॉइज, बहुत टेंशन में, क्यों, मैं उसने बोला था ये करेगा, उसने अभी तक किया नहीं, उसके कारण मैं ऐसे सफर कर रहा हूँ, वैसे सफर कर रहा हूँ। भाई दूसरे पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, आपका डिपेंडेंस हमेशा अपने ऊपर होना चाहिए। अगर ये नहीं भी हुआ तो उस समय हम क्या करें कि मेरी चीजें सफर ना करें। तो expectations from others is another external noise. External noise means all the influences around you that quietly shape your decisions. जरूरी नहीं है कि आज जो आपने डिसाइड किया उस चीज के बारे में आज ही आपने सोचा और डिसाइड किया, नहीं। बैकग्राउंड में मे बी आपके अपब्रिंगिंग के समय से आपके दिमाग में इतनी सारे चीजें डाली जा रही हैं, फैमिली से, टीचर्स से, नेबर्स से, कलीग से, सबसे, कि आपका भी एक माइंड सेटअप तो हुआ है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो इमीडिएट डिसीजन उसी समय का हो ऐसा जनरली नहीं होता है, पूरा बैकग्राउंड होता है उसमें। तो जब अब आप इंटेंशनली रहने की सोचेंगे, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ये सोच के कि एज अ थर्ड पर्सन अगर कोई इस टॉपिक के बारे में सोचता, मेरे इस काम के बारे में सोचता तो क्या करता, वैसे सोचकर जरूर देखें फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो शायद क्लैरिटी ज्यादा मिलती है। एक्सटर्नल नॉइज के अलावा हमारे पास एक इंटरनल नॉइज होती है जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इंटरनल नॉइज जो है उससे हम में से कोई नहीं बच सकता है, आती ही है। जैसे सेल्फ डाउट एंड फियर। सपोज आज ये सेशन है, मैं सोचूं कि पता नहीं क्या होगा, कुछ सही होगा कि नहीं होगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं जाके भूल तो नहीं जाऊंगी मुझे क्या बोलना है, ऐसा तो नहीं कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। ये सेल्फ डाउट सबको आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट उससे पार पाना है। फियर सबको लगता है कि सही चीजें सही समय पे डिलीवर हो पाएंगी कि नहीं, अ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, सब तो लोग हैं, एवरीबडी इज ह्यूमन। सभी को पता है कि सबके लाइफ में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ होती रहती है। तो अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना है कि भाई मेरी गड़बड़ हो गई तो बस दुनिया खत्म होने वाली है, नहीं। हमारे रिप्लेसमेंट्स तो इतनी जल्दी मिलते हैं कि हमें भी नहीं पता चलेगा कि भाई हम आज गए और कल हमारी रिप्लेसमेंट आ गई है। इसलिए अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना है, दूसरों के लिए, अपने लिए लेना है। आई एम माई प्रायोरिटी, नॉट ऑफ अदर्स। दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कंपैरिजन माइंडसेट बहुत ज्यादा होता है, और वो हमेशा से होता है, बच्चों से ही आप देखिएगा ये कंपैरिजन रहता है, मेरे पास ये नहीं है उसके पास है। किसी बच्चे को आप सुनिएगा, मेरे पास ये ऐसी ड्रेस उसके पास है मेरे पास नहीं है, ऐसी पेंसिल रबर्स इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उसके पास है मेरे पास नहीं है। उसी समय से इस चीज को ना थोड़ा सा हमें हैंडल करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी ये आता है बड़े होने के बाद, उसकी नौकरी ऐसी है, वो ऐसे जगह पे रह रहा है, कोई फॉरेन चला गया, हम यहीं रह गए जा इंडिया में। ओ गॉड, इस तरह के कंपैरिजंस का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर यूनिक। एक ही फैमिली में दो बच्चों को अगर पाला जाता है तो दोनों बच्चे एक जैसे नहीं निकलते हैं। एक ही क्लास में अगर 40 बच्चों की क्लास है तो वो 40 बच्चे एक जैसे नहीं निकलते हैं। टीचर भी सेम है, करिकुलम भी सेम है, पढ़ाई भी सेम है, उसी ड्यूरेशन के लिए स्कूल जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग तरह के निकलते हैं। कोई टॉपर है, हो सकता है वो आज उतना अच्छा ना कर रहा हो जितना कि कोई फेलियर है और वो बहुत आगे निकल गया। तो इस तरह के कंपैरिजंस का कोई भी मतलब नहीं है दुखी होने के लिए। अच्छा लग रहा है तो आप कंपेयर कीजिए कि भाई मैं उससे बहुत बेहतर हूं, मैं तो इतना अच्छा कर लिया, गुड।
जिस चीज से आपको खुशी मिलती है कीजिए, पर ऐसा वाला कंपैरिजन कि भाई मैं रह गया वो निकल गया, ये नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स अलग थे, उनकी अपब्रिंगिंग्स अलग थी, आप अलग शहर में थे, आपका माइंडसेट अलग है। एक ही पढ़ाई में आपने जो उससे ग्रास्प किया किसी और ने किया वो अलग थी। ठीक है? तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। जिस सिचुएशन में आप जहां तक पहुंचे हैं वो आपने बहुत अच्छा किया है, आप इस चीज के लिए खुद को बधाई दीजिए कि इतने एडवर्स कंडीशंस में भी अगर मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है तो दैट नीड्स अ पैट। तो अपने बारे में हमेशा ये सारी चीजों को ध्यान में रख के सोचिए, बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे हम कहते हैं ना कि एक कछुए और खरगोश की कहानी में, कि दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब मछली को तैरने के कंपटीशन में जीत सकती है, उड़ने के कंपटीशन में नहीं जीत सकती है, उड़ नहीं सकती है। तो इसी तरह हम सब इतने यूनिक हैं कि एक दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये कंपैरिजन वाला ट्रिगर तो आज इस इवेंट के बाद आप बिल्कुल बंद कर देना। कोई जरूरत नहीं है कंपेयर करने की, एटलीस्ट ये छोटा सा काम हम कर सकते हैं। ठीक है? एंड देर आर हैबिट ड्रिवन रिएक्शंस। हैबिट ड्रिवन रिएक्शंस में कई बार हमें पता नहीं होता है, इंटेंशनली हम ये नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे रिएक्शंस होते हैं। सपोज बहुत लोगों का ऐसा है, भूख लगने पे गुस्सा आता है। अब आप इंटेंशनली वो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको जब भूख लगनी शुरू होती है आप गुस्सा होना शुरू हो जाते हो। आसपास वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में ये बात जान जाते हैं, एंड दे स्टार्ट गिविंग यू ऑप्शंस, सॉल्यूशंस, कि भाई ये गुस्सा हो रहा है, इसको कुछ खाना खिलाओ तो ये चुप हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह बच्चों का भी होता है, कुछ खेल रहे हैं उसमें डिस्टर्ब कर दो, बहुत रिएक्ट कर जाएंगे, बहुत रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये सब उनकी हैबिट्स बन गई है हमेशा के, हमेशा के लिए, कि हैबिट ड्रिवन रिएक्शंस का मतलब ही ये है कि एवरी टाइम आई डू दिस, सो अगेन टुडे इट इज हैपनिंग अगेन, आई डू द सेम थिंग, आई रिपीट द सेम थिंग। जब भी मैं घर में एंटर करती हूँ और कोई मेरे लिए एक गिलास पानी लाता है और मैं वो पानी पीती हूँ, किसी एक दिन वो आदमी मिसिंग होगा और आपको पानी ला कर नहीं देगा, तो आपको तुरंत वो एब्सेंस फील होगी कि अरे आज मुझे घर में घुसी पानी नहीं मिला, कहाँ चला गया, क्यों हो गया, मेरे पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आई एम गेटिंग अनइम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है। तो ये हैबिट ड्रिवन रिएक्शंस है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद के ऊपर। सो देर आर सच इंटरनल नॉइज जो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, और इससे बचना हमारे हाथ में है। तो अगर इंटेंशनल लिविंग की तरफ हम सोचते हैं, जाते हैं, थोड़े कॉन्शियस होते हैं, तो एक्सटर्नल नॉइज को अवॉइड कर सकते हैं, पर इंटरनल नॉइज से तो हम बच सकते हैं। इंटरनल नॉइज को हम शांत कर सकते हैं कैसे? ये जानकर कि वो कौन सी इंटरनल नॉइज है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। अगर हमें पता होगा कि हमें डर लग रहा है तो उस डर का हम सामना कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमें भूख लग रही है, इसके कारण गुस्सा आ रहा है, तो हम भाई खाना खा लेंगे कि हमें गुस्सा नहीं आए। तो इंटरनल नॉइज को रिकॉग्नाइज करना और इसका सॉल्यूशन ढूंढना हमारे हाथ में होता है, इट इज इन आवर कंट्रोल। सो इस पे हम थोड़ा वर्क कर सकते हैं। इंटरनल नॉइज इज अ वॉइस इनसाइड अस, फियर्स, बिलीव्स एंड इमोशंस that can either guide us wisely or push us into unconscious choices. गाइड अस वाइजली इज द की वर्ड जिस पे हमें ध्यान देना है। हमें जब पता है, व्हेन वी आर अवेयर कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस चल रहे हैं, किन बातों पे गुस्सा आ रहा है, किन बातों पे मैं डिसिप्लिन भूल के बच्चों की बातों में आ जाती हूँ, किन बातों को कहकर बॉस हमसे काम करा रहा है और हम कर रहे हैं इवन इफ आई डोंट वांट टू, इवन इफ इट डजंट लुक करेक्ट। ये सारी चीजें इंटरनली आपको पता होती हैं, बस उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है, हमें उसको अप्लाई करना है बिना डरे, बिना बिना ये सोचे कि क्या होगा। वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना होता है। आइडेंटिफाइंग पर्सनल ट्रिगर्स, इंटरनल नॉइज के साथ ही साथ हमें ये पर्सनल ट्रिगर्स जो है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, ये हमें आइडेंटिफाई करना इजी भी होता है। जैसे कि स्ट्रेस एंड फैटीग, कई बार ऐसा होता है हम ट्रैवल करके आते हैं एंड वी ऑलरेडी नो कि यार हम बहुत थके हुए हैं, अभी कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। आपको पता है, आप पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो कि मुझे है अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही है या बहुत थकी हुई हूँ, तो आप वैसे ही बाकी चीजों को हैंडल करो। यू टेक अ ब्रेक, यू टेल अदर्स कि भाई मैं अभी हाफ एन आवर का नैप ले रहा हूँ या 1 घंटे का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आफ्टर दैट आई विल बी हैंडलिंग वॉट एवर थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू।
इमोशनल रिएक्शंस, ये भी पर्सनल ट्रिगर्स होते हैं। आप बहुत अच्छे मूड में थे, आप बहुत प्यार से अपने बच्चे के पास बात करने गए, बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि बस एक सेकंड में आपका गुस्सा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ये तो सारी मॉम्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, मेरे साथ भी होता है। एंड ऑल ऑफ अस ट्राई टू वर्क ऑन इट। तो कभी कभी इधर उधर हो जाना सबके लाइफ में होगा, ऐसा नहीं है कि परफेक्शन के साथ आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बट जब आप अवेयर होते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। एट टाइम्स यू कैन गेट इनटू योर ओन सेल्फ कि भाई मुझे ये चीज अपने लिए कंट्रोल करनी है, बाकी लोगों का हम नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। आप ऐसी जगह पे रह रहे हो शहरों में जहां पर बिल्कुल पीस नहीं है, पूरे समय बाहर से ट्रैफिक की आवाज आ रही है, या आप ऐसे ऑफिस में हो, तो ऑब्वियस है ना, इंटरनली आप हमेशा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हो, उतना पीसफुल माइंडसेट नहीं रहता है। तो उन चीजों को कैसे कम कर सकते हैं? एक दिन दो दिन वर्क करके कि भाई क्या उपाय किया जा सकता है, कर ले। किसी किसी के घर में ही बहुत शोर होता है, कुछ लोग बहुत जोर से बात करते हैं, ऑफिस में बहुत शोर होता है। तो आप दूसरों को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, पर उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप घर के किस कोने में रहोगे कि आपको आवाज नहीं आएगी, आप किस तरह से बात करोगे कि सामने वाला भी कुछ समझेगा। जरूरी नहीं है, पर आप अपनी तरह से समझा सकते हो। तो ऐसे पर्सनल ट्रिगर्स को कैसे क्या कंट्रोल करना है, दैट ऑल्सो वी कैन ट्राई सॉल्विंग एटलीस्ट ऑन आवर एंड। सो अपने बारे में जरा 1 मिनट आप लोग सोचिएगा। अभी सोचिएगा ना, तभी आपको टाइम मिलेगा, बाद में आप रुक के नहीं सोचने वाले हैं। सो विल टेक अ पॉज। व्हेन डू यू रिएक्ट विदाउट थिंकिंग? कब आपको अचानक इतना गुस्सा आता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है, पर इस बात से हर बार आपको बहुत गुस्सा आता है? थिंक अबाउट इट। 1-2 एपिसोड्स आपको जरूर याद आ रहे होंगे। अगर याद आ रहे हैं और आपके पास पेन एंड पेपर है, जस्ट राइट डाउन दैट फीलिंग कि ऐसा होता है ना, तो मैं मुझे हर बार बहुत गुस्सा आता है। ये वाली बात होती है ना, तो मुझे हर बार बहुत रोना आता है। ऐसा वाला कुछ होता है तो मेरा मूड एकदम कितना भी बुरा हो अच्छा हो जाता है। ऐसी 2-3 फीलिंग्स आप सबके लाइफ में होंगी, सबके लाइफ में होती ही हैं। बस उनको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज दैट ट्रिगर इन योर लाइफ। किस चीज से आप ट्रिगर्ड होते हो? व्हाट इज अ ट्रिगर? एनीथिंग दैट स्पार्क्स एन इमोशनल रिएक्शन ऑटोमेटिकली। मतलब सबकॉन्शियस माइंड पे आपके कुछ है, मे बी अभी आप नहीं सोच रहे हो, पर वो है। एंड यू, इट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू और आप ट्रिगर हो जाते हो। इट्स सिंपली डर के जैसा। सपोज आपको छिपकली से बहुत डर लगता है, आपने कुछ नहीं सोचा है, आपके सामने छिपकली गिरी, आप बहुत जोर से चीख दिए, चिल्ला दिए, डर गए। ठीक है ना? तो ट्रिगर है वो आपके लिए कि मुझे तो इस चीज से हमेशा डर लगता है। पर ऐसी चीजों में इमोशनली आपके पास ऐसी कौन सी ऐसा क्या है जो होता है तो आपको हमेशा बहुत गुस्सा आता है? मे बी कोई वर्ड होता है जिससे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। कोई वर्ड किसी ने यूज किया, बाकी पूरा सेंटेंस ब्लैंक हो जाता है, सिर्फ एक वर्ड पे लोग ट्रिगर हो जाते हैं, किसने मुझसे ऐसे बोला। तो थिंक अबाउट इट। और उस ट्रिगर को अगर आपने सोच लिया, तो अगली बार जब वो वर्ड आपके सामने आएगा, वो सिचुएशन आपके सामने आएगी, यू विल योरसेल्फ फील योरसेल्फ अंडर कंट्रोल। आपको खुद लगेगा कि यार इस बात पे जो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, तो आता ही है तो मुझे नहीं करना है। इंटेंशनली आप अपने आप को रोक पाओगे। अब हम बात कर रहे हैं पर्सनल वैल्यूज की, जो कि इंटेंशनल लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। उसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। हमारे जो वैल्यूज हैं, दे डेफिनेटली गाइड अवर डिसीजंस। हर किसी का एक ही सिचुएशन में सेम डिसीजन नहीं होता है, सेम चॉइसेस नहीं होती हैं। वी कैन चूज डिफरेंटली। सो व्हाट प्लेज, वैल्यूज हमारी जो है वही डिसीजन को, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें गाइड करती हैं। दे प्रिवेंट रिग्रेट एंड कंफ्यूजन। जब हम सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं, वो आगे जाके सही निकले या गलत निकले, आपको ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि उस समय मुझे ये चीज सही लगी थी तो ही मैंने ये किया, सो आई डोंट रिग्रेट इट। एट दैट टाइम शायद अभी भी अगर मुझे वो सिचुएशन दी जाए, तो मैं वही करता या वही करती जो मैंने पहले किया था। तो इससे आपके रिग्रेट और कंफ्यूजन दोनों दूर होते हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ के लिए हमने क्या डिसाइड किया,
हमारी फैमिलीज के लिए, ग्रोथ के लिए कह सकते हैं कि कौन सा करियर हमने चूज किया, कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए। ये सारी चीजें जो है उस समय जो हमें सही लगी, हमने उस समय सब कुछ सोच समझ के अगर चूज किया है, तो आज की लाइफ में भी हम रिग्रेट नहीं करेंगे। जिस समय आपका जो नॉलेज बेस था उसी हिसाब से तो आप चूज करेंगे। तो उसके लिए फ्रेट करने की, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट इज द वे लाइफ फ्लोज। फैमिली के बारे में कुछ चूज करना, हो सकता है आगे जाके आपके डिसीजन आपको लग रहे हो कि शायद सही नहीं थे, पर जिस समय आपने लिए थे, उस समय आप जिस उम्र में थे, उस समय आपकी मैच्योरिटी लेवल जो भी थी, उस समय आपके कंसर्न्स जो भी थे, और जिन चीजों को सोचकर आपने डिसाइड किया, अगर वो अवेयरनेस के साथ थी, तो आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा। आपको यही लगेगा कि ये होना था मेरे साथ तो हुआ, मैंने ठीक चूज किया था। अब जो मुझे करना है इसको करेक्ट करने के लिए मैं करूंगी या मैं करूंगा। पर जो हुआ वो मुझे अभी भी अगर उस सिचुएशन में डाला जाए तो शायद मैं वही चूज करता या वही चूज करती। अगर ऐसा है तो शायद आप अपने वैल्यूज के साथ जी रहे हैं। फ्रीडम हो या कंट्रीब्यूशन हो, इन सारी चीजों में ऐसे ही हमारे पर्सनल वैल्यूज जो हैं वो काम करती हैं। सो देर इज अ स्टॉप मेथड फॉर द इंटेंशनल लिविंग, फॉर नोइंग वॉट अवर वैल्यूज आर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। सिंपल वर्ड है स्टॉप। उसको हमने ऐसे ब्रेक किया है, एस इज फॉर स्टॉप। कभी भी आपको लगे कि कोई मेजर डिसीजन लेना है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि इस डिसीजन का आगे आने वाली लाइफ में फर्क पड़ने वाला है, डोंट एट ऑल रश। नेवर रश। रश करने में ना हमेशा हम उल्टे सीधे डिसीजंस लेते हैं, या एटलीस्ट कॉन्फिडेंट तो नहीं रहते हैं। बाद में यही अफसोस होता है कि अगर उस समय 2 मिनट सोच लिया होता तो आज शायद ये नहीं करते। स्पेशली ये चीज जो है वो फाइनेंशियल चीजों में आप देखिएगा। यूपीआई करना है, 2 सेकंड में हो जाएगा, 3 सेकंड में हो जाएगा, पर अगर आपने एक डिजिट भी इधर से उधर कर दिया तो आपके पैसे गए। तो जैसे आप पैसों के बारे में इतना कॉन्शियस होते हो कि बिना चेक किए, बिना 1 रुपया पहले सेंड किए हम सारा का सारा ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, उसी तरह आपको लाइफ में भी ये सोचना है कि बिना हम सोचे, बिना ये जाने कि ये हमारे लिए सही है कि नहीं है, हम आगे का डिसाइड नहीं करेंगे। पैसा तो फिर भी आता जाता है, पर लाइफ के डिसीजंस जो आपने ले लिए वो काफी आगे तक मैटर करेंगे। तो थिंक इट लाइक यूपीआई ना, कि हम लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी सब लोग सोचते हैं पहले 1 रुपया भेज के देख लेते हैं, आपको मिला, ठीक है, उसके बाद हम आगे का ट्रांजैक्शन करेंगे। सो थिंक लाइक दैट। सेकेंड इज, थोड़ा रुकने के बाद, थोड़ा सोचने के बाद, टेक अ डीप ब्रीथ। जब आप सांस लेते हो ना, वैसे ही आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आती है, आपके इमोशंस थोड़े शांत होते हैं, आपका दिमाग भी थोड़ा शांत होता है, और आपको लगता है ना कि आप अपने कंट्रोल में हो, आप ढंग से कोई चीज डिसाइड कर रहे हो, थोड़ा सा आप इजी हो, भाग दौड़ में रश में आप कोई काम नहीं कर रहे हो। ये आपको 1 2 3 सांस लेते ही आपको अच्छा लगने लगेगा। जस्ट ट्राई इट। लाइफ की ज्यादातर अच्छी चीजें जो है ना वो फ्री होती हैं, जैसे कि सांस लेना, जैसे कि पानी पीना, ये सारी चीजें जो है ना बहुत इजी हैं। बाहर टहल लेना, नेचर को देखना, नेचर में समय बिताना, चिड़िया की आवाज सुनना, ये चीजें जितनी सूदिंग हैं और जितनी फ्री हैं, उतना ही हम इनको कम यूज करते हैं। इनकी वैल्यू को हम खो चुके हैं, जो कि खोना नहीं चाहिए। जिस दिन आप कनेक्ट होंगे उसी दिन इंस्टेंटली आपको अच्छा फील होगा। आप ट्राई करके देख लें। तो एक स्टॉप करने के बाद, थोड़ा सांस लेने के बाद, वी ऑब्जर्व अवर फीलिंग्स। व्हाट वी ऑब्जर्व इन अवर फीलिंग्स, वी आइडेंटिफाई देम। कि भाई हम दुखी हैं क्या, आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दुखी हैं, तो शायद हमें आज ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आज हमें गुस्सा आ रहा है क्या, गुस्से में इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए। अगर आज मैं डिसाइड करूंगा कल शायद मुझे रिग्रेट होगा। तो अगर आप अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि आज आपको इमोशनली फील कैसा हो रहा है, तो बहुत सारे गलत डिसीजन लेने से आप जरूर बच जाते हैं। तो वी शुड लर्न टू ऑब्जर्व अवर फीलिंग्स। उसके लिए थोड़ा पॉज लेना बहुत जरूरी होता है। और फिर प्रोसीड कॉन्शियसली। आई डोंट से कि हमेशा आपको अपना काम रोक देना चाहिए क्योंकि आप सोचने में ही बहुत समय लगा रहे हो। दैट इज अ वेरी स्मॉल पॉज। जो करना है वो करना है, पर 2 मिनट रुक के लेकर, पानी पीकर, और उसके बाद आप सोचते हो कि भाई इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ये करने के कोई भी काम करने के लिए जो डिसाइड करना है, हो सके तो आप लिखें। लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है, पॉइंट वाइज, कि भाई ये करना है, इसको करेंगे तो क्या क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा, कैसे करना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रोसीड अगर करते हैं कॉन्शियसली, चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेते हुए,
तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि आपने एक सही डिसीजन लिया अभी के सिनेरियो में, और आप किसी भी तरह के धोखा खाने से भी बच सकते हैं, ज्यादा उम्मीद है। और साथ ही साथ आपको पीसफुल फील होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एट पीस कि आपने सोच समझ के एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है, जिसके लिए आप कभी रिग्रेट नहीं करने वाले। सो यहाँ मैंने लिखा भी है और ये मेरे लिए बहुत काम करता है, इसलिए आई जस्ट आस्क यू टू डू द सेम। वन ट्रिगर यू विल हैंडल डिफरेंटली आफ्टर टुडे। इसके पिछले स्लाइड में मैंने बोला था ना कि आप 2-3 ट्रिगर्स आपके जरूर होंगे कि कब आप क्या फील करते हैं। उन ट्रिगर्स के आगे डैश लगाकर आप जरा बस ये लिखिएगा कि हाउ विल यू हैंडल इट। जब आपको बहुत गुस्सा आएगा उस समय आप क्या करेंगे। शायद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम 2 मिनट चुप रहेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे जब मुझे बहुत गुस्सा आएगा। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि जब मुझे बहुत गुस्सा आएगा और बहुत खराब बोलने का मन करेगा तो हम पानी पिएंगे। पानी पिएंगे, बोल नहीं पाएंगे। बेसिक प्लान ये है, बोल नहीं पाएंगे तो बुरा भी नहीं बोलेंगे ना। तो ऐसा कुछ कैसे हैंडल करेंगे, या हम घर से बाहर वॉक पे चले जाएंगे। ठीक है। अगर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और उस समय बच्चे हमारा फायदा उठा लेते हैं तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, वो भी ट्रिगर है। ट्रिगर हमेशा नेगेटिव ही चीजों में है, जरूरी नहीं है। कभी कभी पॉजिटिव चीजों में भी ट्रिगर होता है जो आपको हैंडल करने की जरूरत है। तो वो देखते हैं। स्वप्निल, योर ये स्लाइड मूव नहीं कर रहा है। हाँ, स्लाइड मैंने अभी बढ़ाया है। नहीं, वो एक ही पे है। ओके। आया क्या भैया? माइंडफुल डिसीजन फ्रेमवर्क अभी है? नहीं है? फर्स्ट वाला ही है। स्क्रीन तो Uh, शेयर हो रही है भैया, और you will have to do the टॉकिंग अबाउट द स्टार्ट मेथड, जिसमें आई टोल्ड लाइक आई सेड दैट वी कैन जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल, वी कैन टेक अ ब्रेथ, वी कैन ऑब्जर्व अवर फीलिंग्स, आइडेंटिफाई देम कि क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं अवेयरनेस के साथ कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हम कॉन्शियसली ले रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स और सारी चीजें जो है उसका उसके बारे में सोच कर, और तब हम लोग एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं जिसके बारे में हमें आगे कभी रिग्रेट नहीं हो। सो आई टोल्ड यू दैट पिछले स्लाइड में मैंने बोला था कि कुछ ट्रिगर्स लिखिए, और अभी उस ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करेंगे उन 2-3 ट्रिगर्स के आगे आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट इज द सेम दैट आई टोल्ड राइट नाउ, वो अभी यहाँ स्क्रीन पर है। माइंडफुल डिसीजन फ्रेमवर्क, ये हमारे मैनेजमेंट में भी हमें ये पढ़ाता है, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ यूज करती हूँ कि वी पॉज, then we reflect on whatever thing is important or unimportant in our life about which we are going to take a decision. रिफ्लेक्ट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड करने के बाद हम एक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है जल्दी में डिसाइड नहीं किया, जो सामने आया वो हमने एक्ट कर दिया, तो नहीं, वहां पे हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, पॉज करना चाहिए। कितना भी रश लगे, वी शुड कीप दिस इन माइंड कि शायद अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आगे जाके रिग्रेट ज्यादा होगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि ठीक है, थोड़ा सा लेट सही, थोड़ा सा रुक कर सही, बट विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, एक्चुअली वॉट वी रियली वॉन्ट टू डू, देन वी एक्ट। और एक्ट करने के कुछ समय बाद वी कैन ऑल्सो रिव्यू कि हमने जो किया था वो सही था या गलत, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है या नहीं, उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है या नहीं, या कोई पुल बैक करने का ऑप्शन है क्या। इतना सब करने के बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं, इससे बेटर कुछ और कर सकते थे, तो वो रिव्यू करने के बाद वी कैन डिसाइड अगेन कि आगे क्या करना है। इसमें जो चीजें प्ले करती हैं बैकग्राउंड में, दोज आर अवर गोल्स, व्हाट वी वांट, व्हाट वी वांट इन लाइफ, व्हाट वी वांट टुडे, व्हाट वी वांट अबाउट अ सिचुएशन, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर अवर गोल्स। वैल्यूज, किस किस कीमत पे हमें कोई चीज चाहिए, बेसिकली यही कि गोल्स तो है हमारी, और उसको अचीव करने के लिए क्या आप तैयार हैं कि आप कोई सही रास्ता ही चाहिए या आपको कोई गलत रास्ता अपनाना है। इन चीजों पे आपको हमेशा अवेयर रहने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आप बहते चले जाएंगे एंड देर इज नो स्टॉपिंग। देर शुड बी अ प्लेस वेर यू नो कि दीज आर माई वैल्यूज, इससे इधर उधर हम नहीं जाएंगे। ये पाने के लिए जितनी मेहनत करनी हो, जितने काम करने हो, जो भी करना हो हम करेंगे, बट इन गोल्स जो हमारे लिए जरूरी भी हैं वो इन्हीं वैल्यूज के शर्त पर आते हैं। इसके अलावा हम अपनी बात से नहीं भटकेंगे। एटलीस्ट यू विल हैव द सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे, एंड पीसफुल माइंडसेट कि मैंने जो किया सही किया, ये बहुत जरूरी है।
अलाइनमेंट रिड्यूसेस बर्नआउट एंड इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन। अलाइनमेंट तभी आएगी जब आप गोल्स और वैल्यूज को एक साथ मेजर कर पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो आपको चाहिए या नहीं, जरूरी है या नहीं, क्यों जरूरी है, और वैल्यूज कि किस बेसिस पे किन चीजों के को खोकर भी आप ये पाना चाहते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यूज दैट आर इन प्लेस फॉर दैट गोल। इंटेंशनल लिविंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है लाइफ में, और ना बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत है। इट स्टार्ट्स विथ वेरी सिंपल डेली इंटेंशनल हैबिट्स। द ओनली थिंग इज रिपीटेशन। अगर आप एक कोई हैबिट बनाते हैं और हर दिन आप सोचते हैं कि इतना तो मैं करूंगा ही, भले ही वो बहुत कम हो, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 मंथ एंड 1 ईयर, इट बिकम्स बिग। जैसे कि पर्सनली मेरे लाइफ में ये बहुत काम करती है, इसलिए आई वुड लाइक टू से कि एक मॉर्निंग इंटेंशन सेटिंग बहुत जरूरी है। सुबह उठते सही अगर आप सीधे काम पे चले, काम करना शुरू कर देते हो कि ये करना है वो करना है, अ, जो डेली की चीजें हैं, जरूरी है, ऑफिस जाना है तो उठे तैयार हो गए, जो सामने मिला वो खा लिया, जो सामने मिला वो पहन लिया, जो जरूरी है वो करते चले गए, तो इससे क्या होता है आगे जाके ना थोड़ा सा क्योस होता है, पूरा दिन निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या जरूरी था उसमें और क्या नहीं। तो मॉर्निंग इंटेंशन मुझे थोड़ी सी जरूरी लगती है। मैं अक्सर जो है सोचती हूँ या फिर उसको लिख लेती हूँ टू डू टाइप्स में कि आज मुझे क्या क्या करना है। और इवन ऑफिस जाने के बाद मेरा पहला काम होता है कि डायरी में मैं लिखती हूँ कि ये 3 4 काम इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो टाइम है उसमें मैं चाहे जो भी करूँ, पर आज क्या फिनिश करना है वो मेरे पास लिखा होता है, टू डू में शॉर्ट में लिखा होता है। मॉर्निंग इंटेंशन भी मेरी सेट रहती है ऐसी वाली कि भाई सुबह कितने बजे उठना है से स्टार्ट होता है। 10 15 मिनट का आप आगे पीछे रख सकते हो, सबके लाइफ में होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन से भटक गए। उतना ब्रीदिंग स्पेस रखना है। एंड सपोज आप योगा करते हो या वॉक पे जाते हो या एक्सरसाइज करने का आपके पास टाइम है, तो वो कितने से कितने बजे तक करना है। अगर किसी दिन आप नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीजन, तो भी ना मेरा ये ख्याल है कि अगर 5 मिनट के लिए भी आप करते हो तो एटलीस्ट आपको लगता है कि आपने वो चीज टच किया है। दैट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ विनिंग, कि मैंने आज मिस नहीं किया, भले ही थोड़ा कम किया लेकिन किया ना मैंने। वो बहुत जरूरी है। जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन हेल्प्स मी, सो आई ऑलवेज सजेस्ट इट कि थोड़ा सा जर्नलिंग करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। वर्क्स अ लॉट फॉर मी कि रात में सोने से पहले आज दिन भर क्या हुआ 5 मिनट सोचें जरूर। लिखना सबके लिए जरूरी नहीं है, पसंद नहीं होता है लोगों को लिखना, बट देन सोचें जरूर कि आज पूरे दिन क्या हुआ। जस्ट रिप्ले दैट इन योर माइंड एंड सोचें कि आज जो हुआ उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं करनी थी, तो शायद मैं कल से नहीं करूं। तो सुबह में इंटेंशन सेटिंग और रात में सोने से पहले एक बार उसको रिप्ले करना। दीज टू थिंग्स डोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मे बी 2 4 मिनट सुबह और 2 4 मिनट रात में, बट इट हेल्प्स यू इन योर लाइफ टू सेट योर नेक्स्ट इंटेंशंस इन अ ग्रेट वे। इट रियली हेल्प्स। कई बार अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ किया है, ऐसा नहीं है, बट देन जो कुछ भी किया है उसमें कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इन द सेम लाइफ तुमने पढ़ाई की, लिखाई की, बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भेजना है, लाना है, रखना है, पढ़ाई करानी है, तुमने 3 बुक्स भी लिखी हैं, ऑफिस भी जाते हो, घर भी करते हो, हाउ डू यू डू दैट। तो सीधी सिंपल बात है, मुझे वो प्रेशर नहीं लगता है, मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं एक दिन में बहुत सारे काम कर रही हूँ। ये सिंपल चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि ओवर द इयर्स थोड़ा थोड़ा काम मैं रोज करती रहती हूँ। बुक लिखना है, ठीक है, एक आधी टॉपिक लिखा, मैंने लिख कर छोड़ दिया, अगले दिन फिर खोला तो एक चैप्टर लिख डाला। इस तरह से करते करते 4 5 दिन में या एक वीक में लगा कि भाई एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया, 5 6 चीजें तैयार हो गई हैं, चैप्टर्स हो गए हैं, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा। मीनवाइल बाकी चीजें तो हो रही हैं, बच्चों के एग्जाम है तो एग्जाम में पढ़ाई करा रहे हैं, कुछ और किसी सैटरडे संडे को कोई मेजर काम नहीं है तो सो भी रहे हैं, मूवीज भी जा रहे हैं, दोस्तों से भी मिल रहे हैं। तो एवरीथिंग डजंट हैपन एवरी डे, लेकिन ओवर अ वीक आपको पता होना चाहिए कि जो जो चीजें जरूरी थी आपने की कि नहीं। ओवर अ मंथ आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ के लिए हमने सोचा था कि ये सारी चीजें लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए, हुई कि नहीं है। तो एक बेसिक डेडलाइन रहता है ताकि आप बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है लाइफ का, कब क्या करना है। लेकिन डोंट ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ में कुछ चीजें चूज करके करें। डिजिटल डिटॉक्स पीरियड्स आज की लाइफ में तो ये रखना ही है, जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस है, आप सब जान रहे हैं, एक बार जो हम लोग रील स्क्रॉल करना शुरू करते हैं देर इज नो स्टॉपिंग, देर इज नो स्टॉपिंग। एक बार जो फोन पे बात करना शुरू करते हैं देर इज नो स्टॉपिंग।
बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये स्टॉप बटन दबाना आता है कि बस हो गया, आज हमें 10 मिनट बात करनी थी, हमने 20 मिनट कर लिए, अब तो फोन रखो। या फिर रील्स देखना है तो जो देखना है, किसी ने एक लिंक भेजा, वो लिंक देखा और बंद कर दिया, ये कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट विल डू, विल स्क्रॉल, उससे बिल्कुल इररेलीवेंट, कोई मतलब नहीं है, ऐसी रील्स देख रहे हैं। तो टाइम सेट कर लो कि भाई इतने से इतने बजे तक, या फिर ये टाइम सेट मत करो कि कब देखना है, ये सेट कर लो कब नहीं देखना है। सोने से पहले 1 घंटे डिजिटल चीजों से डिटॉक्स करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सभी से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, एंड खुद भी आप फील कीजिएगा कि नींद अच्छी आती है, नींद उड़ नहीं जाती है, तो वो आप एक टाइम फिक्स कर लें, इसके बाद नहीं देखेंगे। कुछ आता है हम बस वो देखेंगे और बंद कर देंगे। इस तरह का डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। और बच्चों को जब हम कहते हैं कि तुम मत देखो, तुम मत करो, तो पहले मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। बाद में मुझे यही समझ में आता है कि बच्चे वो नहीं कर रहे हैं जो वो सुन रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं। जब मम्मी पापा, फैमिली, सब लोग वही काम कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से सुनकर काम कर लेंगे कि भाई तुमको हम बोल रहे हैं, तुम सुन लो, समझ लो और ये कर लो। इट डजेंट हैपन। एंड वी शुड लर्न टू से अ थॉटफुल नो। बहुत बार ऐसा होता है, फॉर्मेलिटी में हम बस कोई काम किए ही चले जा रहे हैं, हमारा मन नहीं है पर करे ही चले जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू से नो। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है अपना काम खत्म हो गया दूसरे का थोड़ा हेल्प कर देना, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर सामने वाला उसका फायदा उठाने लगे, आपको लगे कि अब अपना सारा काम वो मुझे ही दे रहा है, तो इज दैट नॉट लाइक राइट टू से नो? कि भाई आई हैव माई ओन वर्क, मैं उस दिन हेल्प कर दिया बट एवरी डे आई कैन नॉट डू दैट। तो बहुत पोलाइटली नो कहना सीखना पड़ेगा, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहना भी सीखना पड़ेगा। डिपेंड्स किसको कहना है, वो किस भाषा में सुनेगा। वी शुड स्टार्ट एंड सेइंग नो टू अननेसेसरी थिंग्स। अपने लाइफ में जब तक पीस नहीं है, और कहीं पीस हमें नहीं मिलेगी। सो इट इज वेरी एसेंशियल। इंटेंशनल पर्सनल लाइफ से में द थिंग्स दैट शुड बी इज बी प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप्स, set digital boundaries that we already talked about, prioritize the health and time, schedule what matters first। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद मैंने सिर्फ ये 4 चीजें ही स्लाइड में डाली हैं पर्सनल लाइफ के लिए, क्योंकि आजकल आप बहुत सारी न्यूज भी देखते होंगे और आसपास भी देखते होंगे। प्रोफेशनली कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है लाइफ में, पर अगर उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। घर जाने के बाद बहुत अकेलापन होता है, अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा कमा रहे हो, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, ऑफिस में लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर घर आने के बाद वही अकेलापन है। इसीलिए रिलेशनशिप्स शायद बहुत जरूरी हैं। जरूरी नहीं है कि मैं इसमें हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ या बच्चों की बात कर रही हूँ या ओल्ड पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। ये सारी रिलेशनशिप जरूरी है। कलीग्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, वो भी जरूरी है। ऑल द रिलेशनशिप्स दैट मैटर टू यू, दैट मीन टू यू, आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ट्राई टू बी देयर प्रेजेंट, बी प्रेजेंट देयर एंड ट्राई टू नॉरिश देम। उसके लिए आपको नो कहना, नहीं कहना है ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारे लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, एक फ्रीडम होनी चाहिए। तो आप दूसरों की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर आप अपने डिसीजंस डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो। किस लेवल तक आप जाएंगे, किसके बाद आप नहीं कर सकते हो, वहां से योर पीस बिगिंस। हेल्थ और टाइम को प्रायोरिटाइज कर लें, क्योंकि जब तबीयत खराब होती है तो कोई काम नहीं आता है, नो वन एल्स। जो भी सफरिंग है आपके बॉडी की, वो आप ही को सहनी है। सो हेल्थ तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। आप दूसरों के लिए पूरे दिन, खासकर हाउसवाइफ्स, दे कीप वर्किंग द होल डे टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, और उसमें अपनी चीजें वो भूल जाती हैं, बिल्कुल ही भूल जाती हैं। अरे मैंने खाना नहीं खाया, सबको खिलाएंगे तब तो खाएंगे। अब मैं टाइम पे सो नहीं सकती और सुबह जल्दी उठना है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सच है, सबके लाइफ में ये है, और हम लोग सब भी ये करते हैं। पर एक आध दिन करना अनदर थिंग, एंड हमेशा से ये करते रहना तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ना ही है। तो देर इज अ टाइम व्हेन यू रियलाइज दिस, एंड प्रोबेबली दिस सेशन शुड बी अ रियलाइजेशन फॉर अ फ्यू ऑफ यू, कि सोचें कि नहीं, मुझे अपना टाइम टेबल सेट करना है। बाकी चीजें होंगी, पर मुझे मेरे हेल्थ के लिए ये टाइम चाहिए, इतने बजे वॉक मुझे करनी है तो करनी है, मे बी 5-10 मिनट आगे पीछे हुआ, पर ये काम मैं करूंगी। मुझे समय पे खाना खाना है। बाकी लोग या तो उस समय के साथ फॉलो करें कि मुझे रोज इतने बजे खाना दे दो, इतने बजे ये कर दो, या फिर
आप अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करके, और आप कुछ भी कर लोगे, एट द एंड ऑफ द डे लोग ये याद नहीं रखेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया है। लोग ये याद रखेंगे कि बहुत बीमार थी, उसको देखना पड़ा, ऐसा हाल हो गया तो उनका हम ही देखे। इसीलिए प्लीज डोंट गेट टू दैट सिचुएशन। शेड्यूल व्हाट मैटर्स फर्स्ट। चीजों को ऑब्वियसली वही प्रायोरिटाइज करना है आपको, क्या जरूरी है आपके लिए, क्या जरूरी नहीं है, वो सोचकर, प्रायोरिटाइज कर कर, लिख कर, टू डू लिस्ट बनाकर, इन्हीं चीजों को बार बार मैं रिपीट करूंगी क्योंकि यही जरूरी है, वो करना है आपको। इंटेंशनल प्रोफेशनल लाइफ। अब प्रोफेशनल लाइफ में लोग बोलेंगे कि यार क्या कर सकते हैं, हमें टारगेट्स हैं ये पूरे करने ही हैं। ठीक है, आप जब टारगेट्स आपको मिल रहे हैं, आप थोड़ा तो वर्कआउट कर सकते हो ना कि भाई क्या पॉसिबल है क्या नहीं। जो बिल्कुल ही लग रहा है कि बहुत ही पॉसिबिलिटी से ज्यादा कर दिया जा रहा है, आपको टोकना और रोकना वहीं पर है। आपको इंटेंशन अपनी वहीं सेट करनी है कि भाई हम करेंगे जरूर, पर थोड़ा सा डुएबल चीजें दो। ये डुएबल नहीं है, इस चीज को आप ब्रेकअप करके बताओ। इन चीजों के लिए चुप मत रहो, और इन चीजों के लिए खुद को गिल्टी फील मत कराओ, खुद को इनएफिशिएंट फील मत कराओ, जो कि आगे जाके होगा अगर आपने ज्यादा बर्डन लिया है तो स्टार्ट स्पीकिंग आउट। आजकल तो जेंजी इस चीज के लिए बहुत फेमस है कि इनके जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और सच बोल देते हैं। कई बार हमारे जनरेशन के लोग चुप होके सुन लेते हैं क्योंकि वो बोल सच रहे हैं, भले ही वो रूड लग रहा हो। तो वो चीजें थोड़ी सी हमें उनसे भी सीखने की जरूरत है कि अपने लिए बोलना पड़ेगा, कोई और आके नहीं बोलेगा आपके लिए। प्रायोरिटीज क्लियर रखनी है। मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी ओवर बिजीनेस ओनली। जैसे मैंने एकदम शुरू में भी कहा था, बिजी रहना इज नॉट सक्सेस, कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं मतलब मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। नो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, पर अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अगर आप घर आके पीसफुल फील नहीं कर रहे हैं, अगर कोई काम करने के बाद आपको अचीवमेंट की खुशी नहीं हो रही है, तो शायद ये मीनिंगफुल नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। और ये सब चीजें ना, छोटा सा भी एक विन आता है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं और वो विन आपको मिलती है, तो वो खुशी आपको अपने आप आती है। दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। कि कोई चीज अच्छा आपको फील कराए तब तो आप सक्सेसफुल हैं। नहीं तो सिर्फ दुनिया बोल रही है आपने ये कर लिया वो कर लिया, घर आके आप दुखी बैठे हो, दैट इज नॉट सक्सेस। एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल रहना बहुत सारी एक्स्ट्रा बर्डन से आपको बचाती हैं, ये तो जरूर है। ये आप सब फील करते होंगे, कभी ना कभी लाइफ में फील की होंगी कि थोड़ा सा भी अगर कहीं कोई गलत काम करना पड़ गया या कोई और गलत काम कर रहा है, उस टीम में आपको शामिल होना पड़ गया, तो अगर आप वैल्यूज वाले हैं तो आपको बहुत दुख होगा, आपको उस तरह के सक्सेस की खुशी भी नहीं होगी। सो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने 8+8+8 रूल पढ़ा था बहुत ही बचपन में, जो मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। सो आई हैव पुट इट इन माय स्लाइड। कि कई बार ना प्लान करना हम सब के लिए इजी नहीं होता है, समझ नहीं आता है कैसे प्लान करें पूरे दिन को। तो उस 24 घंटों को ना छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है। उसमें हमने सिंपल किया है, 8+8+8, 24 आवर्स में 8 घंटे आपकी पढ़ाई लिखाई, ऑफिस के काम, इस तरह के किसी भी काम के लिए। आपके अनदर 8 घंटे जो है वो सिर्फ सोने के लिए, क्योंकि सब कहते हैं ना 8 घंटे से ऊपर की नींद जरूरी होती है एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो वो निकालना पड़ेगा। एंड 8 घंटे पर्सनल टाइम के लिए। तो उस पर्सनल टाइम को हमने फिर 3 पार्ट्स में बांटा है, जिसमें 3 घंटे हमारे सेल्फ केयर एंड वेलनेस के लिए हैं, 3 घंटे हमारे रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस के लिए हैं, और 2 घंटे हमारे ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन के लिए हैं। अब बिल्कुल एज इट इज हमें फॉलो करना है ऐसा भी नहीं है। ब्रीदिंग स्पेस लाइफ में हमेशा होनी चाहिए, हर बात में होनी चाहिए। 10-15 मिनट ज्यादा, 1-2 दिन ज्यादा या कम, आधे घंटे ऊपर या नीचे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, उन चीजों को लेके गिल्ट फील नहीं करनी है। जरूरी बस इतना है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, और इन चीजों को जो रोज करना है तो करना है। आज अगर हमने नहीं किया तो कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट ले लें। एंड इसको ना, अगर आप लिख लेंगे तो आप उस तरह से इसको मैनेज भी कर पाएंगे कि ठीक है क्या करना है मुझे। तो सबसे अच्छा होता है कि रात में सोने का टाइम पहले फिक्स कर लो। तो 8 घंटे सोना है, कितने बजे सोगे कि आपको 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग इसके 1-2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, या डिजिटल चीजों को बंद कर देना चाहिए। तो 2-3 चीजें तो सीधे सेट हो जाती हैं। उठने के बाद कुछ चीजें फिक्स होती हैं, ऑफिस का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, लोग जाते हैं आते हैं, जनरली लाइफ में यही चीजें होती हैं। तो उसको फिक्स कर लेते हैं, तो हमें कुछ ही घंटे मिलते हैं
जिसमें कि हमें पता होता है कि भाई शाम का कुछ टाइम मिल रहा है, दोपहर में ब्रेक का कुछ टाइम मिल रहा है, या रात में सोने से पहले का कुछ टाइम मिल रहा है, तो उसको हम कैसे स्प्लिट करें जिसमें कि हम थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम निकाल सकें, खाते पीते तैयार श्यार होते, दोस्तों से मिलते, बात करते, इन चीज़ों को हम वीक में कहाँ कहाँ पे फिट करें कि सब कुछ कवर भी हो जाए और बहुत ज़्यादा हमें अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। तो ये फिलर्स हमें अपने लिए खुद बनाना है। एक दिन बैठ के ऐसा कुछ एक बेसिक सा प्लान बना लेते हैं तो काफी सारा टाइम आपका आगे बचता है, एंड यू फील लाइक लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं और लाइफ में बैलेंस है। सिर्फ फैमिली देख रहे हैं, बाहर कुछ नहीं, वो भी बैलेंस नहीं है। सिर्फ ऑफिस देख रहे हैं, घर में कुछ नहीं, वो भी बैलेंस नहीं है। सिर्फ परिवार के साथ ही बैठे हुए हैं, भाई समय बिताने बोला गया है तो हम परिवार के बीच बैठे रहेंगे, नॉट डन। दोस्त भी जरूरी हैं, दोस्तों के साथ रहना जरूरी है, अच्छा फील करेंगे। सिर्फ कलीग्स के साथ बैठे हुए हैं, भाई ऑफिस का टाइम में तो मुझे ऑफिस ही के साथ रहना नहीं, उसमें भी आपके दोस्त है। सो थोड़ा सा ओवरलैप तो लाइफ में रहेगा ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑफिस के दोस्त के साथ आप टाइम बिता रहे हैं तो वो आपकी फैमिली टाइम या फ्रेंड्स वाले टाइम में नहीं आ रहा है, वो काउंट हो रहा है अगर वो आपके दोस्त हैं तो मैं वही बोलूंगी कि इसको आपको अपने हिसाब से फिट करना है। दिस इज जस्ट अ बेसिक रूल, इट वर्क्स गुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, पर आपके लिए बेस्ट कैसे काम करेगा, यू शुड जस्ट जॉट इट डाउन। कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में इसमें आती हैं कि यार मेरे लाइफ में ये तो है ही नहीं, आप इग्नोर करो, लेकिन एक बेसिक फ्रेमवर्क तो जरूर मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चॉइसेस, चॉइसेस शेप आइडेंटिटी, अकाउंटेबिलिटी इनेबल्स ग्रोथ, रिफ्लेक्शन improves फ्यूचर डिसीजंस। इन सारे वर्ड्स को मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, जब आप इसको ध्यान देकर समझ कर पढ़ेंगे, ये अपने आप आपको समझ में आएंगी कि कैसे आप क्या चॉइसेस करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे शेप करती है। कैसे हैं आप, लोगों की नज़र में आप क्या बन रहे हैं, ये धीरे धीरे पता चलता है। तो चॉइसेस डू शेप आइडेंटिटी। अकाउंटेबिलिटी इनेबल्स ग्रोथ। Yes, how accountable you are, how people trust on you for any work, it helps you in growth. And reflection improves future decisions. जब आप रुक कर अपना पास्ट देखेंगे, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ चूक गए, तो फ्यूचर डिसीजंस में आपको मदद मिलेगी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है इंटेंशनल लिविंग के। आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है जैसे ही आप एक नॉर्मल सा टाइम टेबल फॉलो करने लगते हो, और चीज़ें आपको लगता है कि ठीक हो रही हैं, आज का पूरा दिन जो मैंने सोचा था वो हुआ, रात में नींद बहुत अच्छी आएगी, पीसफुल लगेगा आपको, स्ट्रेस रिड्यूस होगा। रिलेशनशिप्स बेटर होती हैं बिकॉज ऑब्वियसली आप सबको प्रॉपर टाइम दे पा रहे हो। करियर डायरेक्शन जो है वो भी थोड़ा क्लियर होता जाता है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ बन ही जाना है वही करियर डिसीजन है। जो भी काम आप कर रहे हैं अगर आप वो एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी बहुत जरूरी है, वो भी एक सक्सेसफुल करियर माना जा सकता है। ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल अगर लाइफ में बैलेंस है तो लाइफ में सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे आ जाती है। यू स्टॉप रनिंग, you come to a pause and you start feeling satisfied. So, this is my closing thought that intentional living is not about perfection. Perfection के चक्कर में मत पड़ो। जिस समय जो जरूरी है, जितना जरूरी है वो करो। Enjoy the moment. It's about conscious direction, और किस डायरेक्शन में जा रहे हो कॉन्शियसली डिसाइड करो। That's about it. That's about it. एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी, खासकर मणिशंकर भैया से जब मेरी अलग से बात हो रही थी तो ही सेड कि रिटायर्ड लोगों के बारे में क्या कहना है, रिटायर्ड लोगों को तो रोज कोई टाइम टेबल नहीं रहता है ऐसा, तो हम लोग क्या करें। और मैंने इस बारे में जो है वो पढ़ाई भी की कि भाई क्या करना चाहिए, और एक्चुअली मेरी फर्स्ट बुक में इसके ऊपर रिटायर्ड लाइव वर्जन 2.0 करके एक आर्टिकल भी है। तो उसमें और पापा मम्मी सबको देखते हुए भी मुझे यही समझ में आया कि रिटायरमेंट के बाद ना सच में एक हॉलो आता है। जिस दिन आप रिटायर होते हो, जिस समय आप रिटायर होते हो, उस समय एक हॉलो आता है लाइफ में कि भाई अचानक स्टॉप हो गया। सुबह उठते थे, ऑफिस जाने के लिए तैयार होते थे, पर अब तो वो करना ही नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है घर पे, बच्चे बाहर सेटल हो गए, उनके अगर बच्चे हैं नाती पोते वो सारे स्कूल चले गए। तो ओल्ड एज में और रिटायरमेंट के बाद हम क्या करें, एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल था, रोज ऑफिस जाते थे, शाम को आते थे, वो अचानक खत्म हो गया।
तो व्हेन आई वाज रीडिंग इट तो मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे लोगों का रिफ्लेक्शंस ये था कि कुछ समय ये चीज रहता है, बट कुछ समय बाद सभी लोगों को ये रियलाइज होने लगता है कि अब हमारी लाइफ ऐसी रहने वाली है जिसमें हम हैं, हम सुबह उठते हैं और हमारे साथ ही पूरा दिन हमें रहना है। तो हम क्या करें? कुछ यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग आते हैं आपसे कुछ एडवाइस लेने के लिए। आप एक आध दिन देते हो, आपको अच्छा फील होता है, तो धीरे धीरे आप सोचने लगते हो कि ठीक है, इस सेक्टर में मुझे नॉलेज है, इस सेक्टर के लोग जो हैं वो अगर मुझसे कोई एडवाइस मांगते हैं तो मैं उनको दे सकता हूँ। दैट इज वन फ्रूटफुल थिंग दैट आई कैन डू फॉर द सोसाइटी एंड फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। सिर्फ टाइम पास करना जरूरी नहीं है, टाइम को यूटिलाइज करना जरूरी है और टाइम को स्पेंड करना जरूरी है माइंडफुली, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बच्चों के साथ टाइम बिताने में दोनों पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो टाइम पास नहीं है, ये बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है, बिकॉज किड्स आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स। एंड उनको उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो अपने बच्चों के साथ जो लगता है कि हमने ये गलती कर दी है, वो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं होने देते हो। सो ये सब भी है, और अपना एक टाइम टेबल बनाना कि मुझे हेल्थ के लिए अभी भी कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हम लोग को हेल्थ के बारे में तो कॉन्शियस रहना ही चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बहुत ओल्ड एज के हो जाए। जितने दिन हम लोग हेल्दी रहेंगे अपने बॉडी में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एवरीडे टाइम टेबल इसका होना चाहिए, कुछ सर्कल होना चाहिए हर एज में, जिसमें आप खुलकर बातें कर सको, खुलकर जी सको, गलतियां कर सको और गलतियों को शेयर भी कर सको, और उसके ऊपर हंस भी सको, वो भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है रिटायर्ड लाइफ में भी ये सारी चीजें बिल्कुल 100% अप्लाई होती हैं, एंड वी कैन ऑलवेज हैव अ गुड रिटायर्ड लाइफ। वर्जन 2.0, अच्छे से तैयार होना है, लोगों से मिलना है, अच्छे काम सोचने हैं, बच्चों के साथ टाइम बिताना है, कोई अच्छी मूवी आई तैयार होकर जाना है, पॉपकॉर्न खाना है और मूवी भी देखनी है। तो ये सारी चीजें लाइफ के और टाइम के साथ और एज के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए, चलते रहनी चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट। अब आप लोग बोलिए। Thank you so much, Swapnil. This was a very interesting session we experienced just now. I would like to, अर्चना दी, अभी क्वेश्चनर सेशन कौन हैंडल कर रहा है प्लीज? दानिश भैया। आप मैं म्यूट करती हैं। हूँ। हाँ, प्लीज क्वेश्चनर सेशन शुरू करें। हाँ, अमिताभ भैया ने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है अमिताभ भैया? अनम्यूट कीजिए। म्यूटेड है भैया आप। अमिताभ भैया अमिताभ भैया आप म्यूटेड है। Now it's आगे audible. Yeah. Yeah. Yeah, it was very nice session. I really enjoyed it. There should be purpose and clarity in your vision in your life. And even for retired persons, कैसे लाइफ होना चाहिए इन्होंने बताया। मैं भी 4.5 months के बाद जो है रिटायरमेंट में जा रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी पर्पसफुल, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू। थैंक यू अमिताभ भैया। थैंक यू। Hello, I was also there driving with him. So I also had a very good session from you. And I really enjoyed it. What I want to say is, in fact, yeah, it really makes difference to have a purpose-aligned life And values. and really be value-guided in your life. So that was great. Thank you very much. गुड। पीछे मैडम भी बैठी हैं, Yeah. उनको मैं हम सबका प्रणाम Mama, करिए। mommy is also sitting there. Yeah. So for last 1 hour we are driving. उनको हम सबका प्रणाम। He is driving. Anyways, mommy. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, रिटायर्ड लाइफ जो बताई मैं बिता रही हूँ वैसे। हाँ, थैंक यू। थैंक यू तुम्हें। प्रणाम। एंड नेक्स्ट शैली, आपने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं? Gee, actually, thank you, Swapnil. That was a wonderful session, and I've known Swapnil for the longest time, I think. Since she came to KV, I've known her. And I know for a fact कि जो भी उसने कहा है वो उन सब चीज़ों में इतना बिलीव करती है, फॉलो करती है, और मुझे कहती भी है कि जर्नलिंग करो, जो कि अभी तक मैं नहीं इंक्लूड कर पाई हूँ, बट आई लव द सेशन, स्वप्निल, एंड आई नो you meant every word.
that you said. So thanks for that. One question that I asked when Danish Bhai, I think, asked in between if we had any questions. I feel that most people know it today also because of social media that mindfully जीना बहुत important है. अपने बारे में सोचना important है. लेकिन जब कंसिस्टेंसी की और एक्शन की बात आती है, हम जानते हुए भी फॉल्टर करते हैं. So though I think you did cover it, in your session, do you think there's anything that one can like keep in mind to be more consistent? That was my question. या आई थिंक कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज्यादा फॉल्टर वहीं पर होता है. पता सबको है क्या करना है, पर कैसे करें. सुबह Yeah. एक्सरसाइज करना है पर नींद इतनी आ रही है कि सो जाते हैं. ये होता है, मेरे साथ भी होता है और सभी के साथ होता है. बट आई थिंक ना, इसमें एक तो विल पावर काम करता है, दूसरा टाइम टेबल काम करता है. अगर आपको सुबह उठना है तो रात में टाइम पे सोना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको ऑफिस का कुछ काम करना है तो उसके लिए जाते सहित आपको उस काम का इंटेंशन तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप टू डू करके करें या फिर आप कुछ पॉइंटर्स लिख कर करें कि आज इतने से इतने बजे तक ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे कुछ पॉइंटर्स बना ले. तो मुझे लगता है ना, इस तरह से अपने लिए अगर हम थोड़े थोड़े टारगेट्स बना लेते हैं और दूसरा स्टैकिंग कर लेते हैं, जैसे कि अलार्म बंद करने के बाद मुझे सोना नहीं है, मुझे उठ के खड़े हो जाना है, एक ट्रिगर बना लिया मैंने. तो आपको कितना भी मन करेगा आप इतना सा फॉलो कर लोगे उस समय कि मुझे नहीं सोना है, नहीं सोना है, नहीं सोना है. अलार्म बंद करने के बाद एटलीस्ट मुझे 2 मिनट तक खड़े हो जाना है. आप वो 2 मिनट खड़े हो गए ना, आगे की चीजें ऐसे ही फॉलो हो जाएंगी. तो कई चीजें स्टैक करने से ना हेल्प करता है. जैसे एक जो मुझे काम आया था कि सुबह में मुझे ना जैसे नींबू पानी या कोई चीज ऐसी पीनी है सबसे पहले खाली पेट में, ये मुझे पता था, लेकिन एवरीडे उठ के कुछ खा लिया, कुछ कर लिया. तो फिर मैंने ना इसमें शुरू किया कि रात में ही पानी का एक ग्लास निकाल कर ढक कर रख दो, और सुबह उठते सहित जैसे ही यहाँ जाना है सबसे पहले ये पी लेना है, इसमें ये करके चीजें रेडी करके रख दी. तो इससे फर्क पड़ता है. आई थिंक थोड़ा सा ना अपने लिए एक नज या एक पुश बनाने की जरूरत है कि क्या होने से ये मिस नहीं होगा. मे बी. That's helpful. Thank you. वेलकम. अर्चना दी, आप म्यूट हैं. अच्छा, आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देंगी जिसे असफलता का डर सताता है? क्या आपने कभी खुद को ऐसे मुश्किल में पाया है? क्या कभी सामना किया है इसका? देखिए, डरना जो है ना वो बहुत लोगों के लिए कॉमन है, पर मुझे जनरली मैं कह सकती हूँ डर लगता भी है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मुझे डर लगता है. जनरली मुझे, हो गया भैया म्यूट कर देंगे. अरे वो वाला तो क्या होगा ऊपर मुझे डरना ज्यादा आता डैनिश, नहीं. जूम यूजर को सीट म्यूट कर वेट। अरे दीजिए। यार जूम यूजर को म्यूट कर दीजिए प्लीज। अरे ये कैसे ऑन होगा? एक मिनट रुकिए ना, मैं ठीक कर ऑन देता होगा, हूँ। आप बोलना कम कीजिए, ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑफ है ना? हाँ ये रहा, हो गया। कैमरा ऑफ है, आपका माइक ऑन है। हाँ, अब मैं हूँ. हो डरने गया हो की गया। जरूरत नहीं प्लीज है. प्लीज गो एट, प्लीज गो एट. आप ना सारे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ देखिए जो बहुत 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 ज्यादा सक्सेसफुल हैं. जब आप उनकी लाइफ देखेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि जब उनके ऊपर भी ओल्ड एज आता है और जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो लोग उनको याद जरूर करते हैं, पर उनको एज अ पर्सन याद करते हैं, उनके काम को कि वो कितने देर ऑफिस में घंटे बिताता था और वो कितने दिन ऑफिस आता था, कितने दिन छुट्टी लेता था. ये चीजें कोई याद नहीं करता है. वो यही याद करता है कि ये हम मुझे जब भी मिलता था एवरी डे तो मुझसे मुस्कुरा के मिलता था, मुझे गुड मॉर्निंग जरूर करता था, जाने से पहले मुझे गुड नाइट जरूर करता था. तो इनका बिहेवियर अच्छा था. मैं कभी प्रॉब्लम में पड़ा तो इन्होंने मेरी मदद जरूर की थी. ठीक है, हम लोग ऐसी चीजें याद करते हैं, कोई याद नहीं करता है कि आपने कौन सा टारगेट अचीव किया था, आप किस बार जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बने थे, और किस बार आपने कौन सी प्रोफेशनल अचीवमेंट की थी. तो और दूसरा कि काफी काफी सारे लोग यहाँ रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायर हो चुके हैं. इन लोगों से कभी बात करके, जिसको भी असफलता का डर सता रहा हो, वो लोग इन लोगों से बात करें, अपने अपर जनरेशन से. उनसे बात करके उनको समझ में आएगा कि उन्होंने अपने लाइफ में कितनी चीजें की होंगी, पर इस मोड़ पर आने के बाद उनको भी यही चाहिए कि कौन से लोग हैं जिनसे हम प्यार से बात कर सकते हैं, जो हमारे साथ समय बिताने में अच्छा फील करते हैं.
कभी भी उनके अचीवमेंट्स के लिए कोई इनसे मिलने आएगा ऐसा नहीं होता है, उनके बिहेवियर के लिए लोग मिलने आते हैं। तो ऐसे असफलता का डर नहीं होना चाहिए। जिसके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, जो बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है वो काम कर लेना है। कि अफसोस नहीं हो कि हम ये कर सकते थे पर हमने किया नहीं। अफसोस, रिग्रेट से ना ज्यादा अफसोस और किसी चीज का नहीं होता है, मतलब दुख किसी चीज का नहीं होता है। यू शुड नेवर रिग्रेट। ऐसा सब कुछ कर डालो जो आपको करना है, रिग्रेट कर नहीं करना है, दैट्स इट। सोमेन, आपको कुछ पूछना है? दीदी आज आप पिछले इतने 18 साल से तो घर पे ही पूछते आ रहे हैं, तो हम यहाँ भी दूसरों को पूछेंगे। मौका देंगे। चलो, हाँ, तो मेरा सवाल स्वप्निल से ये था सवाल कि पूछो। नहीं नहीं, आई थिंक दीदी कुछ कह रही हैं, वो म्यूट पे चली गई। हाँ, अर्चना दी आप म्यूट पे हो। ये दानिश का काम होगा मुझे म्यूट करने का। ओ माय गॉड, ये भी हो रहा है। लेकिन मजे की बात एक ही अच्छा लगा कि सोमेन जो बता रहा था कि उसने 17 साल पूछा है। कैसे पूछा भाई? मतलब तुम पूछ पाए इतने सालों तक, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो पूछ ही नहीं पाते घर में कुछ वाइफ से। म्यूट करो पहले। हम लोग जो हाँ करते हैं सिर्फ हाँ। बस यही सीखना है भैया, इसको सिखा दीजिए। अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट। म्यूट करो, म्यूट पे बोल रहा हूँ सुमन। सुमन म्यूट हो। बैठ करके हम बोल रहे भैया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना, बस उसी राह पे चल रहे हैं। स्वप्निल, अब तुम बताओ कि इतना सोमेन के साथ साथ इतने सारे काम कैसे संभालती हो? ऑफिस का काम, बच्चों की परवरिश, किताबें लिखना और कंटेंट बनाना। हाँ एग्जैक्टली, मैंने ये बात तो बोली ही। हाँ। लेकिन इसमें आपने क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दिया, शोमैन के साथ, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या? यही बात मैं कहा था कि मैं बोले रहा था अभी कि सोमेन के साथ आपने क्यों बोला ये वर्ड? मतलब हाँ, कि ये सारी चीजें मैं करती हूँ इज फाइन, पर इसके साथ इस पे स्ट्रेस करना चाहिए शायद। तो इग्नोर करती हूँ, मैंने कहा ना एक्सटर्नल नॉइज इग्नोर करना है। वैसे ही एक्सटर्नल नॉइज को इग्नोर करके मैं बाकी काम पे कंसंट्रेट करती हूँ कि क्या जरूरी है, जो रोज करना है वो भी खुशी खुशी करना है। ये सोचकर नहीं करना है कि ये होता तो ऐसा करते, ये नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है मेरे लाइफ में। जो मुझे रोज करना है वो मैं इंजॉयमेंट के साथ जॉयफुली करती हूँ। और मेरा एक अपना टाइम टेबल है अपने आप में बिजी रहने के लिए। जब वो साथ होता है तो साथ एंजॉय करते हैं, पर जब वो साथ नहीं होता है तो अकेले भी मैं दुखी होके नहीं रह सकती हूँ। आई एंजॉय माई लाइफ। अच्छा, एक वन लास्ट क्वेश्चन है। एक जो है तुम्हारा सोल एंड टिंकर। सोल टिंकर, यस। सोल टिंकर, इसमें वेबसाइट भी शुरू की है। जी। इसके बारे में कुछ बताओ, और ये नाम क्यों चुना? और मतलब बिल्कुल डिफरेंट नाम है ये, और इसका वेबसाइट कंटेंट भी है, होगा? हाँ हाँ, जी जी जी। एक्चुअली इसकी वेबसाइट अभी मैं प्रोफेशनली डेवलप करा रही हूँ, जो एक दो दिन में लाइव हो जाएगी, या शायद अभी है भी, पर उसमें अभी भी थोड़ा बहुत वर्क चल रहा है। सोल टिंकर नाम जो है ये मैंने चुना था अपनी इसी सारी बातों के लिए। दोस्तों से, जैसे शैली यहाँ है, आकाश है, और भी बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे आज जुड़े हुए, इन लोगों से जब भी बात होती है तो ये लोग भी हमेशा कहते थे कि तुम बोलती कि तुम इस तरह का कुछ क्रिएट क्यों नहीं करती हो, कि हमेशा कुछ सजेशन चाहिए होता है तो तुम सजेशन देती हो। तो ये इन चीजों को ना कहीं तुम एज अ स्पीकर बोला करो, लोगों को हेल्प करेगा। तो ऐसी एक ख्याल डेवलप हुआ, बुक्स भी लिख ली थी, तो मैंने ये वेबसाइट डेवलप कराई है ताकि एक ही जगह पे आपको बुक्स का भी लिंक्स मिल जाए, और इस तरह की इंटेंशनल लिविंग के ऊपर या और भी चीज़ों के ऊपर वेबकास्ट, वेबिनार्स वगैरह हैं उनके लिंक्स मिल जाएं। मेरी जो भी एक व्हाट्सएप पे भी मैं चैनल चलाती हूँ जिसमें कि एवरीडे मोटिवेशन रहता है, जो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो डेली कुछ कुछ मैसेजेस हैं, जब आप चाहेंगे आप क्लिक करके देखें, आपका फोन स्पैम नहीं होगा। तो इस तरह से व्हाट्सएप का एक चैनल है जो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एवरी डे पूरे दिन में कभी कभी कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस एंड मोटिवेशनल बातें रहती हैं। तो इन चीजों को लेके मैंने सोल टिंकर क्रिएट किया। टिंकर वर्ड का मतलब होता है, जो हिंदी में हम लोग ठ से ठठेरा पढ़ते थे ना, बर्तन बनाने वाला, मेंड करने वाला, वो कहते हैं। तो सोल टिंकर वर्ड का मीनिंग मैंने ऐसे सोचा था कि समवन हु हेल्प्स यू हील द सोल। सोल के लिए जो इम्पोर्टेंट हो, जो हम थोड़ा सा ब्रेक हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी थोड़ा
अच्छा फील डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो ऐसे समय पे जो थोड़ा सा आपको पुश दे, थोड़ा सा एक नज दे, थोड़ी सी एक दो ऐसी बात कह दे दोस्त की तरह, जिससे कि आप वापस से लाइफ के लिए जॉयफुली आप रेडी हो जाओ, आपका मूड अच्छा हो जाए। तो ऐसी चीजों के लिए मेरा सोल्टिंग का चैनल है, नॉट अ वेरी हैवी स्टफ कि रोज वहां बैठ के बहुत सारा ज्ञान की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा पुश देने के लिए है कि एक मैसेज आया और उससे आपके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। दैट इज द पर्पस ऑफ सोल टिंकर एंड दैट इज द रीजन आई चोज द नेम सोल टिंकर। संजय सिन्हा भैया, आप शायद कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। संजय सिन्हा भैया। अच्छा, हम पूछ लेते हैं। और सवाल पूछने की हिम्मत हम कर ही नहीं सकते अर्चना के सामने। हमने लिख दिया। जी। अच्छा स्वप्निल, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रहा तुम्हारा, काफी अच्छा लगा सुन के, और ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मेरे बारे में ही बता रही हो, तो बड़े गौर से और ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन थैंक यू। काफी बढ़िया मोटिवेशनल रहा और लोगों को इनलाइटन करता है ये। गुड, कीप थैंक डूइंग यू। दैट। थैंक यू। वेलकम। संगीता कुछ पूछ रही है क्या? सिर्फ मुस्कुरा रही है? अच्छा, शैली के एक दो फ्रेंड्स ने शैली कह रहे हैं, स्वप्निल के एक दो फ्रेंड्स ने तो सवाल पूछ लिए। हाँ। आकाश जी, आप भी कुछ पूछिए। मैं पूछने वाला था कि और पहली चीज तो ये कि हम लोग सेम बैच से ही हैं, तो एंड वो बीच में सोमेन की बात निकली थी। आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट स्वप्निल इज प्रैक्टिसिंग इंटेंशनल लिविंग, उसका काफी हद तक क्रेडिट सोमेन को जाना चाहिए। नहीं तो नहीं तो स्वप्निल के लिए मुश्किल हो जाती नोइंग सोमेन। बट जोक्स अपार्ट, हमने यहाँ पे ट्रिगर्स की बात करी, क्रिएटिंग पॉजिटिव ट्रिगर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि इवन व्हाइल वी चूज कॉन्शियस लिविंग and we continue to do what we want to do, we journal, we plan everything, there are always negative triggers also. We don't know what we don't know, things happen, and sometimes they make us act in impulse. They sometimes throw us back on what we have planned ahead. So I'd love to hear from you, Swapnil, on how do you think you manage your negative triggers, and how do you think everyone else can? बिल्कुल सही, मतलब होता ना, बिल्कुल ऐसा सवाल है जो शायद इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि ये कम्प्लीटली बहुत बड़ा खुद में ही टॉपिक है। बट इन शॉर्ट व्हाट आई विल से इज कि हम लोग, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स, सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हमारे में सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी हम ट्रिगर्स पे ट्रिगर ना हो। ट्रिगर वर्ड का मतलब ही यही है कि ट्रिगर तो होंगे, हमें कॉन्शियसली उसको कंट्रोल करना है या उसको रिकॉग्नाइज करना है कि दिस इज वेयर आई गेट ट्रिगर्ड, सो नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस आई विल हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। ये है। बट फिर भी हम ट्रिगर होंगे, फिर भी हम गलतियां करेंगे, फिर भी हम जो है इम्पल्सिव होके और किसी से बहुत बुरे से बोलेंगे या कुछ ऐसा एक्ट कर देंगे जो कि हमें बाद में अफसोस होगा। वट आई विल से इज कि इन चीजों के लिए ना गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए कि मैंने ये कर दिया तो दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैंने कुछ बहुत ही भयानक कर दिया। नो, कॉन्शियस पीपल दे वोंट गो एंड डू समथिंग कि कुछ क्रिमिनल कर दोगे, ऑब्वियसली बोल दोगे, बता दोगे, इमोशनली किसी को आप खराब, मतलब एक ऐसा कुछ बुरा लगा दोगे, ऐसा ही कर सकते हो ना। इसके लिए गिल्टी फील करने से अच्छा है कि व्हाट यू कैन डू टू मेक इट बेटर। जब आपने कर ही दिया है तो अब उसको कैसे ठीक करना है या कितना ठीक करना है। एक तो आप ये सोचो जिसके साथ आपने किया है उसका उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, जो आपका पर्पस था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, आप गुस्सा हुए, चिल्लाए, कुछ किया, सामने वाले का क्या रिएक्शन था, डिड इट इफेक्ट हिम और नॉट। अगर इफेक्ट कर रहा है उसको और पॉजिटिव वे में कर रहा है, उस चीज का फर्क पड़ा, सेफ रहो, चुप रहो, गुस्से को भूल जाओ, आपने क्या किया था, आराम से रहो। पर अगर लग रहा है कि कुछ ऐसा आपने किया जो आपको खुद गिल्टी फील हो रहा है कि भाई नहीं करना चाहिए था शायद, तो ठीक है, आप उसके लिए मेकअप करो, आप वर्कआउट करो, आपको बात करना सही लग रहा है तो वापस बात करो, अपोलोजाइज, मेक थिंग्स बेटर कि भाई गुस्से में बोल गया, आगे से नहीं करना है।
आई मेक श्योर। लेकिन इस चीजों को अपना कर और इस चीज के आगे बढ़ो। नेवर लेट इट बिल्ट इट इनसाइड यू कि भाई एक बार मैंने ऐसे कर दिया तो अब उसके गिल्ट में हम 6 महीने बैठे हुए हैं, साल भर दुख मना रहे हैं, या एक वीक भी उसके ऊपर रोज बैठ के रिग्रेट कर रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं होता है। लाइफ में रुकना तो चाहिए ही नहीं, मूव करते जाना चाहिए, रुक रुक कर। पॉइंट ये है इंटेंशनल लिविंग में, रुक रुक कर मूव करते जाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही हैंडल करती हूँ और चल जाता है। बहुत गुस्सा आता है, किसी दिन रो भी लेती हूँ, कुछ गलत का बच्चों को डांट दिया, दुख हो जाता है, नहीं करना चाहिए, रो भी लेती हूँ। फिर अगले दिन सोचती हूँ करना तो पड़ेगा, मदर हूँ, करना है। तो दीज थिंग्स हैपन एंड इट विल कीप हैपनिंग। द ओनली थिंग इज कि हम लोग को अपने आप में ये कंट्रोल रहना चाहिए कि भाई हो गया हो गया, अब आगे बढ़ना है, अच्छा सोचना है। मेरा इंटेंशन अच्छा था, उसके साथ आगे बढ़े हैं तो लाइफ में कुछ गलत नहीं होने वाला है। वेल सेड, थैंक यू स्वप्निल। वेलकम। थैंक यू। तुषार भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब लोग यहाँ थैंक्स कर रहे हैं और सेशन बहुत ही अच्छा रहा, ग्रेट रहा। थैंक यू दी। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, ये सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा, सब बहुत लोगों को काम आएगा ये। Yes, yes, I madam. want to congratulate Swapnil. It's a lot of good thought put together. और 1 घंटे में you have really pepped up everyone. Thank you, So keep doing the good work, Swapnil, thank you दी। and keep writing more books. Great job, and really I appreciated the fact that you've gone into the details of every aspect of life, and you think and you share that thought. That means a lot. थैंक यू सो मच दी। संगीता, संजय सिन्हा भैया एंड सभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और संगीता का गला बैठा हुआ है, उसकी तरफ से हम सबने थैंक्स किया है। एंड थैंक्स ऑफ वोट अभी फाइनली प्रवीण देंगे, मैं उनको पास ऑन करती हूँ। प्रवीण जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सबसे बहुत बड़ा बिग थैंक्स एंड धन्यवाद टू आवर स्पीकर स्वप्निल फॉर एनलाइटिंग अस विद लॉट ऑफ थिंग्स। और आज जो मैं इससे जो कुछ लेके जा रहा हूँ इस वेबिनार से, वो ये है कि आई हैव डिसाइडेड दैट इन लाइफ आई वोंट रिएक्ट, रादर आई विल रेस्पॉन्ड टू द थिंग्स। रिस्पॉन्ड करने से चीजें पॉजिटिव होती है, रिएक्ट करने से चीजें नेगेटिव होती हैं। जो लास्ट पैरा आपने जो डिस्कशन किया, बहुत बढ़िया डिस्कशन था, जिससे मुझे मैंने टेक होम लेके जा रहा हूँ आज ये, कि आई विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम नाउ वर्ड्स एंड आई वोंट रिएक्ट टू एनीथिंग फ्रॉम नाउ। तो उससे बहुत चीज लाइफ पॉजिटिव होनी शुरुआत है। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस थॉट। Second, I would love to thank all the alumni of the Kankarwag, KV Kankarwag, and the other participants जो participate किए। बिना आपके participation के ये सक्सेस नहीं होता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी वर्किंग कमेटी का और एक्सिक्यूटिव कमेटी का, लाइफ टाइम मेंबर्स का, जो ये पेन उठाते हैं और हम लोग के लिए वेबिनार्स का अरेंजमेंट करते रहते हैं। और जो पूरी कमेटी को पूरे हफ्ते इस वेबिनार के पीछे जो हमारी मेहनत रहती है, वो पूरी कमेटी करती है। अमर झा भैया हैं, अर्चना दी हैं, और सब लोग हैं जो इस मेंबर में हैं, चाणक्य जी हैं। तो बहुत पीछे में मेहनत करनी पड़ती है, चीजों लाइनअप करना पड़ता है, जो पूरी मेहनत हमारी टीम करती है। और ये सक्सेस होकर आज जब आज सामने आता है और स्वप्निल जैसे स्पीकर सामने आते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं, तो ये लगता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत सफल हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी वर्किंग कमेटी को, एसपीटी कमेटी को, जिसका जो इतना पेन उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूंगा डैनिश भाई को, जो टेक्निकल सपोर्ट हमें करते रहते हैं हमेशा, वेबिनार शुरू होने पहले भी, बाद में भी और ट्रायल में भी। तो दानिश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू अवर फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ हमारे पीछे खड़े रहते हैं। जितने देर हम लोग यहाँ पर समय देते हैं, व्यस्त रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं, वाइफ हो या हस्बैंड हो या बच्चे हो, पीछे से कहीं देखते रहते भाई कहाँ व्यस्त हो, और वो एक हमारे भी को कोऑपरेट करते हैं इस चीज में। इसके लिए मैं चाहूंगा एक धन्यवाद हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी दें, जिनके बिना सपोर्ट के हम लोग यहाँ पर फ्री माइंड से, स्ट्रेस फ्री होकर यहाँ पे अटेंड नहीं कर सकते। नहीं तो मालूम चला चेहरा सामने वाइफ का आ गया, कब तक चलेगा, मालूम चला आधा स्ट्रेस वहीं पे शुरू हो गया। तो उनको भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा अर्चना दी वापस जो क्लोज करना हो मेरी तरफ से, वोट ऑफ थैंक्स कंप्लीट। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू स्वप्निल। देखो, ये हर महीने लगभग मिड ऑफ द